बेसिक कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो अभी क्या, अभी अब हम सभी लोग इसमें, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशनल, एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग एज अ हॉबी कर रहे हैं। बट वट एवर वी आर लर्निंग, इट इज गुड दैट वी शुड हैव आवर एक्सपेक्टेशंस क्लियर, कि आपको, मेरे को आपकी एक्सपेक्टेशंस जब तक पता नहीं होंगी और आपको ये नहीं पता होगा इस कोर्स से आप क्या सीखने वाले हैं, तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं। मतलब तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी, हम लोग को एक ही पेज पे रहना जरूरी है। एंड देयरफॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द कोर्स विद दिस। तो रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन कुछ है, कुछ क्लास की है। पहला है बी ऑन टाइम। तो 1-2 मिनट पहले अगर आप लोग आ जाए तो बहुत अच्छा। सब लोग, आई विल स्टार्ट द क्लास राइट एग्जैक्टली 6:30 एवरी डे, which is the days which we are to start. Keep your microphones on mute. जब आपको बात करनी हो आप माइक्रोफोन ऑन करें और बात करें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आपको क्वेश्चंस पूछने, तो आस्क योर क्वेश्चंस। मुझे आपके, अगर आपने क्वेश्चन जितना आपके लेवल से पता लग जाएगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो और कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसी से आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, और आप कितना सीरियस है, कितने सीरियस लर्नर्स हमारे साथ में हैं। और दूसरा, I would be giving you this course material what we study every day, but I would expect you to make notes. जितने आप नोट्स बनाएंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा और याद रहेगा। अब हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जो चीज है, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको, मतलब कुछ लोग, पुराने लोग तो ये बोलते थे कि एक जन्म में सीखना मुश्किल है, इसके लिए आपको एक जन्म से ज्यादा टाइम चाहिए सीखने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस इज अ वेरी वेरी वास्ट, वेरी एंटायर सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत टाइम चाहिए। हम लोग 9 क्लासेस 18 घंटों में इसके लगभग जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी जो इररिलेवेंट चीजें हैं, जो कोर्स मैंने कंटेंट शेयर किया था, वो आपको मैंने शेयर किया हुआ पहले भी, कि हम क्या पढ़ेंगे। तो हम वो चीज पढ़ेंगे। और हम लोग इसके अंदर let me share you what all we are going to learn in this first, and then हम लोग आगे बढ़ते हैं। So what we would do is we'll study about history of astrology today, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी को समझना जरूरी है। तो जब भी आपके डाउट्स है ना कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, एक्लिप्स होता क्या है एक्चुअली, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस पढ़ेंगे कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका लॉजिक है। अगर आप सभी ने सुना होगा कि सन की लाइट अर्थ पे पहुंचने में कुछ लाइट ईयर्स लगते हैं, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो ऊपर देख रहे हैं अपने ब्रह्मांड में, अपने यूनिवर्स में, जो भी हम देख रहे हैं अभी इस टाइम, वो हम आज की डेट का नहीं देख रहे, वो हमें दिखाई दे रहा पहला पुराना, कितने हजारों साल पहले चीजें दिखाई दे रही। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में हम कितने हजारों साल पहले जी रहे, जो आज हम जी रहे हैं वो तो हमारे सामने स्काई है ही नहीं, दूसरी स्काई है। तो विल ट्राई एंड टच दैट टॉपिक। फिर हम इंडियन कैलेंडर पढ़ेंगे। बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे कि इंडियन कैलेंडर में कैसे फेस्टिवल्स आते हैं, कौन सी तिथियां होती हैं, किस टाइम में क्या करते हैं, तिथि क्या होती है। तो इंडियन डेट्स एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपने देखा होगा सायन या नारायण कॉन्सेप्ट। सायन नारायण कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इट इज सिंपल लाइक आपका जोडियक साइंस आपने जब पढ़ते हैं आप अखबार में रोज, तो उसमें कैंसर साइन का, एरीज से पाइसेस तक वो डेट्स हैं। तो वो डेट्स होती है 21 मार्च टू 22 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च टू 22 मार्च। इस तरीके से मार्च हर महीने के 21 22 से नेक्स्ट महीने के 21 22 तक ये डेट्स रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये वो दैट इज सायन कॉन्सेप्ट, नारायण कॉन्सेप्ट। ये चीज हम पढ़ेंगे। हॉरोस्कोप, कितने टाइप के हॉरोस्कोप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। असेंडेंट देखेंगे, लग्न देखेंगे, और पंचांग कैसे देखा जाता है वो देखेंगे थोड़ा सा।
बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये जैसे आप अगर ज्योतिष को अगर हम डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो ज्योतिष दो हिस्सों में डिवाइड करके पहला हिस्सा होता है गणित, विच इज कैलकुलेशन। तो गणित कैलकुलेशन वाला हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो भी। और दूसरा हिस्सा होता है फलित। तो ज्योतिष को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग, गणित और फलित। तो गणित जो है वो कैलकुलेशन है सिर्फ। पंचांग देख के, पुराने जमाने में पंचांग देख के लोग हॉरोस्कोप कास्ट किया करते थे, जब सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज की डेट में हम लोग हॉरोस्कोप कास्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट हॉरोस्कोप कास्ट हो सकते हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ। तो गणित करने में, गणित में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग ज्यादा टाइम फलित में लगाएंगे, क्योंकि गणित जो है, गणित इज देयर अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑल द वेबसाइट्स। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको हॉरोस्कोप जितना भी आपने करना है। तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गणित पे। बट हाँ, लॉजिक क्या है गणित के पीछे, वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो लॉजिक हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करके वो करना, क्योंकि वही हमें 2 क्लासेस चाहिए कि हम हॉरोस्कोप कैसे कास्ट करना है। और वो हम कभी हम प्रैक्टिकल आगे आने वाले टाइम में, अगर जब आप प्रोफेशनली करेंगे तो आप कभी यूज करेंगे ही नहीं उस चीज को। फिर हम पढ़ेंगे सारे हाउसेस, क्या मतलब हाउसेस क्या है, उनके क्या सिग्निफिकेंस है, डिग्रीज का क्या मतलब होता है, जोडियक साइंस जो मतलब राशियां हैं उनका क्या मतलब है, प्लैनेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। हम 9 प्लैनेट पढ़ेंगे, हम थोड़ा बहुत यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनका क्या सिग्निफिकेंस आता है और वो कब यूज होते हैं। हर समय ये नहीं यूज होते। फिर हम 27 नक्षत्र पढ़ेंगे। नाम आपको याद करने नक्षत्र के आप कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बाकी नक्षत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नक्षत्र का मतलब क्या है, नक्षत्र क्या होता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। फिर हम नक्षत्र का ही सब लॉर्ड और सब लॉर्ड और उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे, क्या क्या, व्हाट इज सब लॉर्ड और व्हाट इज सब लॉर्ड, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। फिर दशा सिस्टम देखेंगे, विंशोत्तरी दशा सिस्टम कैसी होती है, वो कैसे कितने साल की होती है, क्या होता है विंशोत्तरी दशा सिस्टम का, वो पूरा पढ़ेंगे। हर एक प्लैनेट का सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे, कारक तत्व जिसको बोलते हैं। फिर क्या प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं, कंजंक्शंस क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या होता है, कॉम्बस्शन क्या है, प्लैनेटरी वॉर्स, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी क्या होती है, ट्रांजिट्स और गोचर का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा हम इस बारे में भी टच करेंगे। हाउसेज और हाउसेज के बारे में, केंद्र उपाच्य, ये जो हाउसेज हैं वो कौन से होते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट योग के बारे में बात करेंगे जो बनते हैं हॉरोस्कोप में। और फिर हम एक जेनरिक हॉरोस्कोप कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एक बेसिक बेसिक रीडिंग हॉरोस्कोप से कैसे करी जाती है, हम उस पर काम करेंगे। तो हम उस पर ज्यादा आप सभी लोग इंटरेस्टेड इसी पे होंगे कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। फिर हम ये कॉन्सेप्ट बात करेंगे, मांगलिक मंगल दोष क्या होता है, कालसर्प योग क्या होता है, शनि की 7.5 और इसके साथ साथ और भी जितने भी मिथ्स हैं, जैसे कि गंड मूल नक्षत्र हो गया या कोई दूसरा। और आपने कभी सुना हो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई बताया हो आपकी कुंडली में कोई फला फला योग है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि राजयोग है, विपरीत राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, या कोई इस तरीके के योग बताए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके। गुरु चांडाल योग है और केंद्र अधिपति योग है, अनेकों योग हैं, हजारों योग होते हैं। तो वो योग, अगर उनमें से आपको कोई डाउट है किसी योग के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या और उसका हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये दिस इज व्हाट इज। अच्छा, अब हमारे कुछ अनसेड रूल्स हैं, ये मेरे अपने बनाए हुए रूल्स कह सकते हैं आप इनको, या मेरी ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड ऑफ ऑकल्ट में या एस्ट्रोलॉजी में, विच इज कि कॉमन सेंस और लॉजिक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते। व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बातें हमारी समझ में नहीं आती। अगर आप कॉमन सेंस और लॉजिक कोई नहीं लगाएगा, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करेंगे लोग, तो ये कॉमन फीचर है। लेवल ऑफ फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन सेंस। तो इसीलिए कॉमन सेंस खत्म हो जाती है जब आपका लेवल ऑफ फियर बढ़ जाता है। जब आप डरे हुए होते हैं किसी भी चीज से, तो आप अपनी कॉमन सेंस और लॉजिक को अप्लाई नहीं कर पाते। एक और चीज है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इन एस्ट्रोलॉजी में ये फेटल है। ये कभी भी अगर आपको मतलब अगर आप कभी भी लिटिल नॉलेज लेके, मतलब बहुत सारी जगह आप देखेंगे, बहुत मेरे पास बहुत सवाल इस तरीके के आते हैं कि मेरा जुपिटर 4th हाउस है या मेरा जुपिटर 10th हाउस में अपने साइन में बैठा है, इसका मतलब मेरा तो प्रोफेशन बहुत अच्छा करना चाहिए।
या कुछ भी इस तरीके का सिंगल प्लैनेट कहीं पे बैठा है, मेरा एक है, मेरे उसमें और हमारे बताने वाले कम नहीं है, वो ये फला फला योग के ऊपर लेके बैठ जाते हैं। तो वो एक नॉलेज है, एक प्लैनेट, एक चीज को लेके अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अलग चीज हो जाएगी तो बिल्कुल गलत है। वो उसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग बट इन एस्ट्रोलॉजी इट इज फेटल। बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर आप करेंगे पूरा पढ़े तो पूरा पढ़े, नहीं तो फिर आप जिस एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं उसी के बारे में उसी से पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और चीज, ये हम सभी ने पिक्चर देखी होगी ओ माय गॉड, उसमें लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती बताता, मैं बहुत सारे आप लोगों को बॉलीवुड के एग्जांपल यूज करूंगा क्योंकि बॉलीवुड का मैं मेरे को भी बहुत शौक है। और मैं वैसे ये मेरा मानना भी ये है कि अगर हम बॉलीवुड ठीक से देख लें तो हमें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत ज्ञान है बॉलीवुड के अंदर और हम उसको सिर्फ समझना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो उसमें एक डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती का कि दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज आर गॉड फियरिंग पीपल। तो हम लोग गॉड फियरिंग पीपल है, गॉड लविंग नहीं है। जिस दिन गॉड लविंग हो जाएंगे फियर खत्म हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है फियर को क्रिएट करने में। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है, इट वर्क्स ऑन ऑल, हर किसी पे काम करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, एनीथिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम्स के ऊपर नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है कि ये किसी और दूसरे किसी भी रिलीजन, किसी भी इंसान, किसी भी तरीके के बंदा जिसने जन्म लिया है, हर एक के ऊपर ये काम करेगी। और एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क ऑन फियर साइकोसिस बट एस्ट्रोलॉजर्स वर्क ऑन फियर साइकोसिस। डरा के जो लोग काम करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स है। एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं डराने वाली है आपको। आप अगर किसी को डरा के काम करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं डराती। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं डराती किसी भी चीज को। एस्ट्रोलॉजी तो बताती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी आपका जीपीएस, आपकी लाइफ का जीपीएस है। मतलब एक होता है जीपीएस, आपके जब कहीं निकलते हैं आप तो आप अपना जीपीएस चेक करते हैं कि कितने टाइम लगेगा उस जगह पहुंचने में और कौन सी रोड सबसे सही रहेगी, किस रोड में ट्रैफिक है, किस रोड में नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी भी वही काम करती है आपकी लाइफ के बारे में बताने में, क्या रास्ता लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो आपको बताती है। कुछ फ्री विल आपको भगवान ने दी है, वो फ्री विल अगर आप यूज करते हैं सही तरीके से तो आप अपनी लाइफ को अच्छा सुधार सकते हैं। नहीं करते यूज तो फिर आप ट्रैफिक जाम में फंसेंगे और अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी वो काम करती है कि यहाँ पे ये कुछ भी आप करेंगे तो उसका प्लस माइनस आपको बता के चलती है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंस एंड बिलीफ सिस्टम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब एस्ट्रोलॉजी कोई रिलीजन नहीं, किसी किसी भी रिलीजन बेस्ड चीज पे नहीं काम करती। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन, मतलब रिलीजन जो है वो आपका वो बिलीफ सिस्टम है। रिलीजन इज अ बिलीफ सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी बिलीफ सिस्टम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी प्योर साइंस है। एस्ट्रोलॉजी डेटा कलेक्ट करती है, डेटा के बेस पे कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके एनालिसिस हैं, एनालिसिस डन ऑन बिलियंस ऑफ पीपल, उसके बेसिस पे एक रिसर्च और एक डेटा कलेक्टेड और उसके ऊपर उसके हिसाब से रूल्स तय हो गए और उसके हिसाब से आपका एक वो है सोल्यूशन है, एक डिसीजन है कि ये चीज होती है अगर ऐसा होगा। मतलब एक प्लैनेट सर्टेन प्लैनेटरी फॉर्मेशन पे एक सर्टेन इवेंट होने के चांसेस हैं या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये चीज बताती है एस्ट्रोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन साइंस एंड डेटा। वो किसी और चीज पे बेस्ड नहीं है, कोई रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, किसी भी तरीके के रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग रिलीजन से जोड़ के इसको देखते हैं। अब हमारे पुराने जमाने में ऋषि महाराज जो थे जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी जब इन्वेंट हुई थी उस टाइम पे एक ही रिलीजन था इंडिया के अंदर, और वही रिलीजन को और एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बनी। और वो स्टोरी जैसे राहु केतु की एक स्टोरी है, तो ऐसे स्टोरीज के माध्यम से नक्षत्रों की एक स्टोरी है। तो ये सारी स्टोरीज के माध्यम से आपको समझाया गया कि ये कॉन्सेप्ट प्लैनेट्स के कॉन्सेप्ट है। जैसे अब मैं आपको क्लियर कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके पीछे एक स्टोरी आपको दूं, तो वो स्टोरी हमेशा आपको याद रहेगी और आप हमेशा उससे रिलेट कर पाएंगे। तो एक स्टोरी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग था पूरा ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था पुराने जमाने में। वही पुराण जितने भी पुराण है दे आर actually the storybooks of our old times. दूसरा
हम लोग क्यूरोसिटी और इंक्विजिटिवनेस जो है वो प्रिडिक्शन से काफी अलग है। एक होती है क्यूरोसिटी, आपको कुछ भी जानने की, और एक जिसको हम ये भी कह सकते हैं, जिसको मैं ऑफन यूज दिस वर्ड एज मेंटल फोर प्ले। तो ये बहुत लोगों को बड़ा मजा आता है ये डिस्कस करके कि अगर कौन सा प्लैनेट किस हाउस में क्या इफेक्ट देता है। ये बड़ा ही प्रचलित टॉपिक है, और आप हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि अगर आपका मार्स इन फर्स्ट हाउस, मार्स इन सेकंड हाउस, मार्स इन थर्ड हाउस, मार्स इन फोर्थ हाउस। प्रिडिक्शंस वैसे नहीं होती, वो है मेंटल फोर प्ले। एक्चुअल जो वो आपका प्रिडिक्शन करनी है, या आपको अगर ये समझना है कि मेरी लाइफ में एक्चुअली होने क्या वाला है, वो आपको कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में हो उससे कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। उससे वो सिर्फ उसको जानने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिडिक्शन का एक तरीका है कि एक साइंस है, किस तरीके से प्रिडिक्शन करी जाएंगी, क्या मेथड है प्रिडिक्शन का, वो हम पढ़ेंगे। वो एडवांस कोर्स में होगी, हालांकि इसमें प्रिडिक्शन नहीं होगी, बट इसमें जितने भी हम बातें करेंगे वो आप बेस है, बेस बनाने के लिए आप बेस समझेंगे, फिर बाद में जब समझ में आ जाएगा पूरा, देन विल गेट इनटू प्रेडिक्शंस। बट वही है, उसके अंदर हम इन सब चीजों से बचेंगे। ये मैं आपको इसलिए सब चीजें बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से हमें बचना है। ये जो गलत है वो गलत है, जो सही है हमें वही फॉलो करना है। और मतलब ये सिंपल एक तरीका, जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि बच्चे पार्क में खेलते हैं क्रिकेट, बड़ा अच्छा खेलते हैं, कोई बच्चा जो कोच के साथ जाके क्रिकेट सीखता है और आगे नेशनल और वो सब खेलने की एस्पिरेशन रखता है, तो वही डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी इन प्रॉपर वे, learning astrology in a proper way and knowing how to predict rather than just adding to that mental foreplay thing. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप सभी ने लोगों ने आज तक, सब मैं पूछूंगा सबसे तो सब बता देंगे कि उनके सनसाइंस क्या है। सनसाइन सभी को पता होगा अपने अपने, और किस डेट पे पैदा हुए। हर बार हर हफ्ते जो वीकली हॉरोस्कोप निकलता है आपका उसमें न्यूज़पेपर में, वो भी आप पढ़ते होंगे। जो मंथली हॉरोस्कोप किसी और मैगजीन में निकलता है, किसी वेबसाइट पे निकलता है, वो भी आप पढ़ते होंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जितनी भी ये चीजें निकलती हैं साइंस बेस्ड प्रेडिक्शन, मतलब साइन बेस्ड प्रेडिक्शन। साइन बेस्ड मतलब ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे कोई प्रेडिक्शन कोई होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट न्यूज है। जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सप्लीमेंट आता है, जो भी सिटी होती है उसका टाइम्स, मतलब दिल्ली टाइम्स, मुंबई टाइम्स, इस तरीके से एक सप्लीमेंट है। ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक सप्लीमेंट आता है जिसमें फिल्मी खबरें, चटपटी खबरें, उसी में होता है ये भी। आपने कभी नोटिस किया हो तो ये जो आपका एंटरटेनमेंट न्यूज का जो कॉलम है साइन बेस्ड प्रेडिक्शन, ये भी एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ ही छपता है। ये उसके साथ नहीं छपता मेन न्यूज के साथ, ये कोई उसके साथ नहीं छपता, एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ छपेगा। एंटरटेनमेंट न्यूज में ही आपको, ये एंटरटेनमेंट न्यूज ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो कभी भी कोई भी आप ज्यादा पढ़ें कि ये इस तरीके से होता है, या मेरे तो लिखा था कि इस बार मेरी जॉब लग जाएगी और नहीं लग गई, बहुत सही प्रेडिक्शन होती है उसमें तो साइन बेस्ड। अब ये क्या, आप दिन भर में अगर 100 बातें बोलेंगे तो उसमें से 2 बातें, 10 बातें जरूर सही निकलेंगी, कोई सी भी आप बात बोले। तो ये वो वाली चीज है, जेनरिक है। मैंने बहुत साल ये वाला काम किया है इसका, जो साइन बेस्ड प्रेडिक्शन है। मैं डेली प्रेडिक्शन देता था इंडिविजुअल उस पर, और वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होती थी। 15, 20, 25 दिन बाद इंटरचेंज हो जाती थी साइंस की, और वही सेम टेक्स्ट रिपीट हो जाता था महीने 1.5 महीने के अंदर सेम साइन के अंदर। तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड वो है, एक बार फीड करना है आपने और उसको एक रेगुलर इंटरवल पे निकालते जाओ। और अगर आप जब सारे पढ़ेंगे ना, हर एक साइन का पढ़ेंगे, आप 15 दिन तक हर साइन का पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि सेम चीज आपने कौन से साइन में किस दिन पढ़ी है। अगर आप पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो साइन बेस्ड प्रेडिक्शन बिल्कुल कोई यूजलेस चीज, आप इसको यूजलेस ही समझे, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से। और जैसे मैंने बोला कि हमें स्टोरी समझ में आती है, तो ह्यूमन माइंड विल रिलेट मोर टू स्टोरीज। हम स्टोरीज ज्यादा सुनने में विश्वास रखते हैं, हमें अच्छी लगती है स्टोरी सुनने में। तो ये है कुछ, ये अनसेड रूल्स है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सबको बहुत बार यूज करूंगा आपके साथ, और ये जरूरी है बहुत। एट टाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न सर्टेन थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। तो हम एक नए तरीके से हम करेंगे ये, पढ़ेंगे ये चीज। और अगर आप जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में
बहुत सारी पराशरी एस्ट्रोलॉजी या दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रीम्स है उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं हम उसको यूज नहीं करते। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग तरीके। आई विल टेल यू एवरीथिंग ऑन दिस। थोड़ी सी अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बहुत ब्रीफ में बात करूंगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आई नो हिस्ट्री इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। हम सभी को हिस्ट्री अपने बचपन में अच्छा नहीं लगा कभी भी, बट फिर भी थोड़ा ये, चूंकि दिस इज एन एंशिएंट साइंस, अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते समय अगर हमें अपने थोड़े से भी उसके बारे में नहीं पता, मतलब अपने अपने हिसाब से नहीं मालूम हमें, तो हमारी टेक्स्ट में क्या था तो हमें सही नहीं लगेगा, वो इनजस्टिस है अपने उसके लिए। चलिए आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को शायद पता हो कि वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, कुछ आइडिया है वेद और उपनिषद क्या चीज होती है? व्हाट आर वेद एंड व्हाट आर उपनिषद? कुछ भी एनी आइडिया? वेद कौन से होते हैं, वेद क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है? जिसको जो भी मालूम हो बताए, कोई बात नहीं। ऐसा आई नो, आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन। मुझे मालूम है हमें नहीं पढ़ाया गया। हाँ जी बताइए। सर वेद like Rigved, something like that. हाँ One option only I know, Rigved. अच्छा, and उपनिषद, what is उपनिषद? No idea sir. नो आइडिया, ओके। और चलिए कोई बात नहीं, और किसी को आइडिया नहीं है? 10 लोग हैं तो ऐसा मत करें, कुछ तो बताएं। व्हाट अ सॉरी स्टेट फॉर एवरीवन। सर मे आई? हाँ प्लीज प्लीज। वेद होते हैं जो हमारा रिटन लिटरेचर है, हमारी हिस्ट्री, हमारे मैथोलॉजी से रिलेटेड। और उपनिषद एक तरह का यू कैन से एक नॉलेज है जो हमारे वेदों में ही लिखी हुई है, मतलब उसके सब पार्ट टाइप। जैसे हम, जो हमें गुरु ने बताया, गुरु की वाणी जैसे ऋषि मुनियों वगैरह ने लिख के हमें एक्सप्रेस की। चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो है, चलो कुछ तो बताया आपने, ओके। बट दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट फॉर अस दैट पीपल डोंट नो कि हमें ये वेद और हमारी वेदों में और उसमें नहीं डिफरेंस मालूम, उपनिषद में। हमें अपने वर्ड्स, जो बेसिक जो वर्ड्स है उनमें ही उनके मतलब ही नहीं पता। जो हमारे पुराने वर्ड, जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो हम बातें करते हैं, हम बातें बहुत पुराने वेदों में लिखा है। अच्छा कोई मुझे बताएगा शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र क्या होता है? हम बोलते हैं ना, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, शास्त्रों में लिखा है ऐसा। हर पिक्चर में सुना आपने, पिक्चरों में देखा होगा, लोग कोट करते हैं शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ऐसा है, शास्त्रों में वैसा है। सर एंशिएंट टेक्स्ट जो ओरिजिनल है, जिससे बाकी सारे सब्जेक्ट्स निकल के आए हैं, द पेरेंट टेक्स्ट। पेरेंट टेक्स्ट शास्त्र। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि शास्त्र कुछ नहीं होते, ठीक है, शास्त्र कुछ नहीं। शास्त्र क्या है? शास्त्र एक जेनरिक टर्म है, एक शास्त्र एक वर्ड है। मतलब शास्त्र इज स्टडी ऑफ समथिंग। जैसे इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोला गया, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्री होता है जो इकोनॉमिस्ट होता है। तो शास्त्र जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को शास्त्र बोला गया, ठीक है। तो शास्त्र इज नथिंग, शास्त्र कोई जेनरिक, अभी क्या हम लोग यूज करते करते उसको हमने बोल दिया गया कि शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र हमने एक ग्लोबल टर्म बना दी जिसके अंदर हमने सारा एंशिएंट टेक्स्ट उठा के डाल दिया कि ये शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र का कोई, अगर आपसे पूछे कौन से, अगर आपसे बोले कोई कल को बोले ना, आपसे बोले कि शास्त्रों में लिखा है, किसी ने वो आपसे क्वेश्चन किया, आपने बोला कहाँ लिखा है ऐसा, कैसे, हाउ, तो आप उससे जरूर पूछना। तो और वो अगर उसने जवाब दिया कि शास्त्रों में लिखा है, तो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, कौन से शास्त्र में लिखा है? ये हम करते नहीं क्वेश्चन कभी, हमें खुद नहीं आइडिया, तो हम क्यों करेंगे क्वेश्चन? तो जब आप क्वेश्चन करें कौन से शास्त्र में लिखा है, तो वो सामने वाला आपको बोलेगा, कुछ तो बोलेगा वेदों में लिखा है, तो आप बोलेंगे वेद और शास्त्र, वेद नहीं शास्त्र बोला ना आपने, तो शास्त्र बताओ मुझे। चिकित्सा शास्त्र में लिखा है, पतंजलि का योग शास्त्र था उसमें लिखा है, कौन से एक एक शास्त्र के अलग अलग नाम है। जितने भी, हर स्टडी ऑफ एवरीथिंग, स्टडी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज शास्त्र। तो वो शास्त्र क्या है, मतलब वो कौन से शास्त्र में लिखा है? या ज्योतिष की जो स्टडी है उसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, तो उसमें लिखा है, किसमें लिखा है? तो जवाब नहीं। तो ये हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम, हम लोगों ने खुद ही अपनी अपनी जितनी भी हमारी नॉलेजेबल विरासत है उसको हमने खुद ही कबाड़ा कर रखा है। तो कोई
नो वन टू बी ब्लेम्ड। लेकिन चलो मैं आपको बेसिक बहुत संक्षिप्त में, सूक्ष्म में, बहुत छोटे उसमें आपको आई ट्राई एंड टेल यू एवरी मतलब ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट व्हाट वैदिक पीरियड वाज, व्हाट क्या वेद होते हैं, उपनिषद का बेसिक छोटी चीजें आपको बताया था। वैदिक पीरियड शुरू हुआ था 1500 बीसी से 600 बीसी में। तो मतलब ये 1500 भी बोलते हैं कुछ लोग, 15,000 भी बोलते हैं इसको, 15,000 बीसी। तो ये उस टाइम पे शुरू हुआ था। द मोस्ट एंशिएंट रिटन टेक्स्ट अवेलेबल वर्ल्ड ओवर, दुनिया में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हमारे वेद है। तो अब क्या है, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा। हमारी पूरी नॉलेज जितनी भी है, एंशिएंट नॉलेज, इसको दो हिस्सों में बांटा गया। एक है श्रुति, एक है स्मृति। उसको हम दो ब्रॉड, एक डिवीजन है श्रुति एंड स्मृति कर सकते हैं। तो श्रुति क्या है, ये जैसे मैं गुरु हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, आपने दूसरे को पढ़ाया, दूसरे तीसरे, तो ये पढ़ाई थी, ये पढ़ के जा रहे थे। तो ये श्रुति थी जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है। स्मृति क्या था, स्मृति था याद करके लिखा, मतलब मैंने सोच के कुछ लिखा, वो स्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट हैं। श्रुति का हमेशा रिलेवेंस ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी वैलिडेशन ज्यादा है। तो ये श्रुति के पार्लेंस में, श्रुति के अंदर ये चीजें आई, जितने भी वेद हैं सब श्रुति के अंदर आए। तो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये वेद जो है, ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट रिटन टेक्स्ट अवेलेबल एवर। वर्ल्ड में इससे पुरानी कोई चीज नहीं। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पुरानी कोई चीज अगर है ह्यूमन क्रिएटेड, तो वो क्या है, वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना नॉलेजेबल टेक्स्ट है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये अब जो ऋग्वेद, ये सारे वेद है। अब क्या था पुराने जमाने में, इंडिया जो थी, एंड वाई इंडिया, आप लोग, वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी हैव बीन बोर्न इन इंडिया। एंड इस चीज को हमें मतलब बहुत फख्र और बहुत मतलब वी शुड एक्चुअली फील प्राउड अबाउट दिस। दिस इंडिया वाज लैंड ऑफ सीकर्स। अब क्या होता है, जब हमारी इंडिया का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट योर अखंड भारत पुराने जमाने का, तो एक तरफ से हिंदू कुश माउंटेन्स था अफगानिस्तान साइड में, एक तरफ से हिमालय था, और पीछे नीचे की साइड पूरे तीनों तरफ से सी थी। So this was one protected land. Landmass था बहुत well protected from any invasion, anybody coming from outside उनसे। तो पुराने जमाने में इतनी ना शिप्स थे ना ऐसी वो चीजें थी। जब डेवलप हुए तब इंडिया में इन्वेजन हुए और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो बहुत प्रोटेक्टेड रहा बहुत सालों तक। जब इंसान प्रोटेक्टेड रहता है, तो अगर आप इसको मैस्लोस की थ्योरी के साथ अगर आप करें, तो जो उसका टॉप लेवल वाला जो पिरामिड का जो सबसे टॉप नीड है, वो होती है सेंस ऑफ एक्चुअलाइजेशन। तो हम लोगों के पास इंडिया में बहुत सुख समृद्धि, खाने पीने को सब कुछ था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब आराम से रहते थे, शांति थी। और इसीलिए लोगों का दिमाग जो था, जब सब कुछ होता है इंसान के पास, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, तो इसलिए गया उस तरफ। और बहुत रिसर्च हुई इस सब्जेक्ट पे, और हमारे इतने जबरदस्त और इतनी भी, तो अगर आपको सही ढंग से पढ़ाया गया होता किसी को भी, और हम सबको, मतलब इवन आई एम पार्ट ऑफ द सेम एजुकेशन सिस्टम, अगर हम लोगों ने पढ़ा होता, तो देन यू वुड हैव फेल्ट, मतलब जो आज की डेट में हमारे वो कुछ टाइम पहले वो रिसर्च हुई है जिसमें गॉड पार्टिकल और ये सारी चीजें इन्वेंट हुई, ये हमारे यहाँ हजारों साल पहले डन एंड डस्टेड विद था, डॉक्यूमेंटेड है। मैं हवा में मैं नहीं बता रहा आपको, ना हवा में है, आपको बस सजेस्ट यू बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, सब चीजें थी। तो वो सब था हमारे पास, हमारे पास सब कुछ है उसमें। तो वेद क्या थे, अब वेद जितने थे, अब मैं वेद पे वापस आता हूँ। वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मंत्र और संहिता। इनिशियल पीरियड जो था हमारा, उसमें भगवान भी नहीं थे, नेचुरल जो चीजें थी उन्हीं को हम पूजते थे। जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, एलिमेंट्स थे हमारे, उन्हीं की हम पूजा करते थे। एलिमेंट्स मतलब फायर एलिमेंट, तो एक अग्निदेव हो गए आपके, रेन गॉड इंद्रदेव हो गए, एक आपके दूसरे देवता हो गए वरुण देव जो हवा के देवता हो गए। और इस तरीके के यही वेद वगैरह चीजें थी। तो वेद हम लोग यही नेचुरल डीटीज जो थे, नेचुरल चीजें जो थी कि अकाल ना पड़ जाए, बाढ़ ना आ जाए, इन सब चीजों के लिए इन्हीं भगवानों को पूजा जाता था, इनके लिए रिचुअल्स होते थे। ये बहुत ज्यादा बलियां देना, सैक्रिफाइस करना और इन यज्ञ करना, ये सारे ये रिचुअल्स होते थे। तो बहुत जो ऋग्वेद जितने भी वेद हैं, इनकी इनिशियल पार्ट्स जो हैं
वो बहुत सारे रिचुअल से बेस्ड है। वो बहुत सारे रिचुअल्स, और ये बहुत पुराने, जो फर्स्ट इनिशियली लिखना शुरू हुआ तो ये रिचुअल बेस्ड हो गए। तो रिचुअल जो भी अब हमने करना है, बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए एक रिचुअल है, बारिश ज्यादा हो रही है तो उसके लिए एक रिचुअल है। इन सब के रिचुअलिस्टिक मेथोडोलॉजी थी पूरी की पूरी लिखी हुई है। तो वो वर्ड्स थे, वे ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ जिंदगी कैसी रहनी चाहिए उस जमाने के पर्सपेक्टिव से वो पूरा लिखा हुआ था। क्या कंडक्ट होने चाहिए आपके, वो सारे रूल बुक समझ लीजिए आप एक तरीके की। तो मंत्र और संहिता थे उसमें, ये पोएट्री के टाइम से तरीके से लिखे गए थे। इनिशियल 4 पार्ट्स में वेद है, फिर ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण बोला जाता है, ये ब्राह्मण इज नॉट दैट ब्राह्मण जो हम लोग नॉर्मल जो वर्ण है आपके वर्णों में नहीं हम ब्राह्मण की बात करें। ब्राह्मण एक प्रोज में जो पैराग्राफ में जो चीज दी गई उसको ब्राह्मण बोलते थे। तो वो ब्राह्मण है, रिलीजियस ड्यूटीज लिखी हुई थी उसमें, और सैक्रिफाइस जो सैक्रिफाइस करना उसके राइट्स के, और जो प्रीस्ट बोलता है मंत्र वगैरह बोलता है वो सारी चीजें ब्राह्मण में लिखी हुई थी। सो दैट वाज ब्राह्मण। फिर अब अगर हम ये देखें, हमारे 4 वो होते थे पुराने जमाने में, हर इंसान के 4 वो थे कि अब आश्रम थे, 4 आश्रम आदमी फॉलो करता था। बाल्यावस्था थी, फिर युवावस्था हुई, फिर जब वो वानप्रस्थ जाता था, मतलब 50 साल 60 साल का हो गया, गृहस्थ उसने अपना खत्म कर लिया, तो गृहस्थ के बाद वो गृहस्थ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे पास ऑन करके वन की तरफ प्रस्थान कर लेते थे फॉर ग्रेटर नॉलेज। मोक्ष उनका एक अल्टीमेट एम होता था। हर किसी का एम पुराने जमाने में लिबरेशन था। हाउ डू यू लिबरेट फ्रॉम दिस जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे आप बाहर निकलोगे, या अपनी सोल को कैसे लिबरेट करोगे, कैसे आप कौन सा तरीका करोगे। तो उसके लिए फॉर हायर स्टडीज एंड मेडिटेशन एंड एवरीथिंग दे यूज्ड टू लीव टू जंगल। तो जंगल चले जाते थे और बाकी का जीवन वहीं बिताते थे। एंड वो दैट वाज वन पार्ट द वे आपने अपनी पूरी ड्यूटीज हर एक चीज की। सो इट वाज नॉट कि हमने अपनी ड्यूटीज नहीं निभानी, हमें पूरी ड्यूटीज भी निभानी थी, और हम ड्यूटीज निभा के हम आगे भी बढ़ते थे। और हम ड्यूटीज भी पढ़ते थे, और लिबरेशन पता चलता है, बिल्कुल लिबरेशन पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी में लिबरेशन पता चलता है। लिबरेशन मैंने आपको आयुष भी बताया था, लिबरेशन ऐसे नहीं पता लगता। लिबरेशन आपकी मेहनत, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना आप उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो। तरीके बहुत सारे, बहुत तरीके हैं उस जगह पहुंचने के लिए। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। फिर एक होता है लास्ट का पार्ट था इसका, उपनिषद। तो उपनिषद जैसे, उपनिषद क्या है, उपको अगर इसको वर्ड को हम चेंज थोड़ा सा डीब्रीफ करेंगे तो उप का मतलब नियर, मतलब पास बैठ के, नी मतलब नीचे, और षड मतलब बैठना। तो पास, नीचे पास बैठ के जो ज्ञान दिया गया फ्रॉम अ टीचर, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। तो कोई भी ज्ञान ऐसे नीचे बैठ के लिया था उसको उपनिषद बोला गया था, क्योंकि वो फ्रॉम अ स्टूडेंट टीचर ही वो पास ऑन होता था, वो ऐसे पास ऑन नहीं होता। तो भगवत गीता भी एक तरीके, वो इज ऑल्सो एन उपनिषद। तो वो उपनिषद है, वो अर्जुन ने नीचे बैठ के कृष्ण से ज्ञान लिया, तो वो जो भी ज्ञान लिया वो डॉक्यूमेंटेड इन टेक्स्ट, वो दैट इज भगवत गीता। वो करीब 5000 5,500 साल पुरानी भगवत गीता है। तो वो पूरा ज्ञान उसमें था, तो वो उपनिषद कहलाई गई। तो अब इसको हम 2 हिस्सों में अलग और भी बांट सकते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण को हम कर्म कांड बोल सकते थे, विच इज रिचुअल बेस्ड, एंड अरण्यक उपनिषद को हम ज्ञान कांड बोल सकते हैं, विच इज डीलिंग विद नॉलेज। अगर आप इसको अपने पाथ ऑफ लिबरेशन भी बोले कि हम भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, अलग अलग मार्ग है उन भक्ति और लिबरेशन के लिए, वो डिफरेंट टॉपिक हम उसमें बाद में बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेदों से आगे बढ़े तो उसके बाद ये आ गया एपिक पीरियड आ गया, जिसमें क्या था, इसमें अर्ली उपनिषद जो लिखे गए वो। अब उपनिषद वाला जो टाइम था, ये टाइम और हमारी बहुत बड़ी फिलॉसफी जो हुई उस टाइम पे, जो धर्मशास्त्र जिसको बोला गया, या जो रामायण महाभारत धर्मशास्त्र और ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई। बहुत सारे दर्शन, अगर आपने कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट हो तो उसको पता होगा दर्शन क्या होते हैं। दैट वाज इंडियन दर्शन। इंडियन दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी। हालांकि वर्ड्स में भी डिफरेंस है, और हमारे जो कंटेक्चुअल चीज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें भी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये चीजें उस टाइम पे डेवलप हुई, और 2 नए रिलीजन जो कि वेदों को नहीं मानते थे एज प्राइम अथॉरिटी, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये भी उस टाइम पे शुरू हुए। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर वेरी दे आर द 2 religions या 2 religion या 2 belief systems which
दे डू नॉट कंसिडर वेद एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। और ये लोग अपने ही तरीके थे इनके, हालांकि ये सब लोग चीजें मानते थे बाकी चीजों में भी, और इनकी अपनी अलग सिस्टम थे। बहुत बढ़ गया जैनिज्म बुद्धिज्म, जब काफी बढ़ गया तो उसके बाद फिर वेदांत वाला जो पीरियड आया, द एंड ऑफ वेद जो जिसको बोला जाता था, तो वो अभी आया। उसमें हम सूत्र बात करते, तो इतनी नॉलेज हो गई थी उस टाइम पे हमारे पास, इतनी नॉलेज थी कि उसको इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल था। और इसीलिए उसके फिर सूत्र बने। सूत्र मतलब जो कुंजियां हमारे एग्जाम में होती थी संक्षिप्त फॉर्म में टेक्स्ट। तो जैसे एक सूत्र में आपको, जैसे आपने सुना होगा अभी पीछे सेक्रेड गेम्स में बड़ा यूज हुआ वाला सूत्र, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक वो सूत्र है, एक लाइन है अहम ब्रह्मास्मि, उसके पीछे इतना ज्ञान है, उसके पीछे पूरी बुक लिख सकते हैं। वो एक सूत्र, तो कंसाइज नॉलेज इन वन वर्ड, तो वो एक एक सूत्र बने। बड़ा ही सबसे इम्पोर्टेंट जो सूत्र बना वो भद्रायन का ब्रह्म सूत्र था, जिसकी कि अलग अलग भाष्य लिखे गए, मतलब कमेंट्री। एक सूत्र आपने पढ़ा, आपने अपना विचार उसमें एक टेक्स्ट में लिखा, उसको हम भाष्य बोलते थे, ये आपकी कमेंट्री बोलते थे, ये बने। तो ऐसे भाष्य बेस सूत्र और भाष्य पे बेस पे बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज ने जन्म लिया इंडिया में। सारी की सारी ये फिलोसफीज हैं। मेन 6 दर्शन या 6 फिलोसफी इंडिया में हम लोग मानते हैं। वैशेषिक एक है, वैशेषिक दर्शन जो है ये हमारा एटॉमिक थ्योरी का वो है कि हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, ये उस टाइम पे डिस्कवर था, और ये कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, क्या चीजें, वो सब चीजें इसमें थी, दर्शन में अवेलेबल थी। फिर देन देयर वाज अ न्याय दर्शन, सो योर जुडिशियल सिस्टम, कि किस चीज को आपने प्रमाण मानना है, किस चीज को प्रमाण नहीं मानना और क्यों नहीं मानना, तो वो सारा लॉजिक जो था वो इसमें न्याय में था, न्याय दर्शन में था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट वो, अब हमारे इसमें पुराने जमाने से 2 डिबेट चल रही है कि आर वी इवोल्यूशनरी सिस्टम और अ क्रिएटिव सिस्टम, मतलब हम क्रिएट हुए कि हम इवॉल्व हुए। तो इस चीज पे बहुत पुराना डिबेट है, बहुत ज्यादा पुराना और बहुत मजेदार डिबेट है, मतलब इतना बढ़िया डिबेट है उस पूरी, और इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि हम क्रिएटेड नहीं, हम हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन प्राकृतिक पुरुष के कॉन्सेप्ट से इसमें समझाया गया पूरा का पूरा, और ये प्राकृतिक पुरुष और गुण और बाकी सब चीजें हमारी आयुर्वेद ज्योतिष सारा का सारा सब कुछ, सबका जो सार है, सबका जो ओरिजिनल है, ओरिजिन है, दैट इज बेस्ड ऑन सांख्य दर्शन। फिर उसके बाद योग दर्शन है। योग क्या था? प्रैक्टिकल। सांख्य अगर थ्योरी थी तो योग प्रैक्टिकल था उसका। योग कैसे, पतंजलि का योग दर्शन जो था वो, उसकी आप कैसे अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया कि आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वेदों के पूर्व मीमांसा अर्लियर वेद वो, और उत्तर मीमांसा जो है वेदांत है। वेदांत मतलब जो वेदों का अंत या नॉलेज का अंत, इससे बड़ी ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। ये शंकराचार्य, रामानुज, ये अलग अलग वेदांत इसके उत्तर मीमांसा में अलग अलग होते, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत, विशिष्ट, अविष्ट, और अलग अलग वेदांतों के 4-5 इनके दर्शन थे। तो विल नॉट गेट इनटू दोस दर्शन, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। भगवत गीता और वो सब थे। तो ये हमारा ये सारी, अगर आप इन सब चीजों पे कभी पढ़ें, कभी आपको मौका मिले, कभी विकिपीडिया पे पढ़ लें, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपको जाके हैरानी होगी कि जो चीजें कितने जमाने पहले, हजारों साल पहले डिस्कवर हो चुकी है, उस पर आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड, आज साइंस प्रूव कर रहा है वो चीजें जो हम प्रूव करके खत्म कर चुके हैं। बहुत सिंपल सा मैटर के ऊपर जो है कि मैटर वाइब्रेट्स, मैटर नीदर, जो आइंस्टाइन और अभी पीछे डेवलप हुआ, ये भी डेवलप हुआ कि मैटर के अंदर अपने आप ही एनर्जी होती है जो उसको मूव करती है। ये सारी चीज साइंस अब बता रहा है। ये हमारे उस टाइम पे पुरुष प्रकृति या जिसे ब्रह्म और माया बोलते जो अद्वैत वेदांत पे, उन सब में था। ये वो कर्म और मोक्ष की क्लास जब हम करते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ते हैं ये सब चीजें, क्योंकि उसमें हमें समझना पड़ता है पहले कि हम कौन है। मतलब वो अगर मोक्ष की बात करेंगे तो मोक्ष किसे मिल रहा है? आपके शरीर को मोक्ष मिल रहा है कि आपकी आत्मा को मोक्ष मिल रहा है? तो अगर आत्मा को मोक्ष मिल रहा है तो आत्मा क्या होती है, ये सारी चीजें। तो वो अगेन अ डिफरेंट टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस, ये क्वेश्चन आएगा सभी के दिमाग में आता है कि व्हाई मी, मतलब मेरे साथ जो हो रहा है। क्योंकि आपने सब एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, आपको पता है कि आगे आने वाला टाइम कैसा है, और अच्छा नहीं है तो आप पूछोगे मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मैंने पिछले टाइम में ऐसा क्या गलत किया जो अब मेरे साथ ऐसा हो, वो क्वेश्चन आते हैं। खैर एनीवेज, अब एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक वापस आते हैं।
ये परमानहंस योगानंद की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसके अंदर ये उन्होंने लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि a child is born on that day and at that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma. His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past and its probable future result. तो पास्ट को आप अनऑल्टरेबल है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, और प्रोबेबल फ्यूचर, प्रोबेबल इसीलिए बोला गया कि देयर इज सम एलिमेंट व्हिच यू कैन चेंज, तो इसलिए प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट बोला गया। बट ओनली मैन ऑफ इंट्यूटिव विजडम कैन राइटली इंटरप्रेट द नेटल चार्ट एंड दीज आर फ्यू। तो जो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोबेबल इसलिए है कि वो आप चेंजेबल है, पर चेंजेबल आपके अपने कर्मों की वजह से। और कर्म क्या है, और कर्म और एक्चुअल रेमेडीज में बहुत फर्क है, क्योंकि हम रेमेडी के थ्रू चेंज करना चाहते हैं अपने आगे का आने वाला फ्यूचर, या अच्छा करना चाहते हैं अपना करंट फ्यूचर, जो कि रेमेडी से नहीं, आपके कर्मों से। तो खैर वो एक और चीज है, एज वी गो फॉरवर्ड आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो क्या फर्क है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष, ये दोनों वर्ड भी बड़ा डिफरेंट है। हम यूज करने लगे एस्ट्रोलॉजी, हमें नहीं यूज करना चाहिए वर्ड, हमें ज्योतिष यूज करना चाहिए। एक और बड़ा फर्क है वर्ड में, हम पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अभी आपके पास बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा, ये एडवर्टाइज भी करते हैं, मैं भी डालता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली वेदों में कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इज एन एब्सर्ड टर्मिनोलॉजी ही गलत है। एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है, एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का नाम है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि कौन थे? ये पराशर ऋषि महाभारत के टाइम से पहले के, काफी से पहले के टाइम के ऋषि थे। और जो आपकी सत्यवती थी, जिसने कि शांतनु के साथ शादी करी थी, उसकी फर्स्ट शादी, तो वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। तो वेद व्यास और उनके जो सत्यवती, रानी सत्यवती, जो जिसके चक्कर में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में, उनके और पराशर, ऋषि पराशर के पुत्र थे ये वेद व्यास। तो ये सोचो कितने पुराने होंगे। तो वेद पराशर ऋषि 5000 साल पुरानी महाभारत। तो वो उस टाइम से करीब 6-7 हजार साल पहले, वो पराशर ऋषि ने ये लिखी थी बृहद पराशर होरा। उनके कुछ 44,000 श्लोक, 44,000 श्लोक, जिनका इंटरप्रिटेशन है ये एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम वैदिक। एक उसी तरीके, उसी जमाने में ऋषि भृगु हुए। ऋषि भृगु ने भी अपनी भृगु संहिता लिखी, और वो भृगु संहिता मतलब एक मंत्र लिखे। वो मंत्र ही है, जो श्लोक है, मंत्र है जिसको आप बोल सकते हैं, वो मंत्र या हाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो मंत्र जो है वही भृगु संहिता, वो भी एस्ट्रोलॉजी की ही एक बुक है। उसी जमाने में एक और ऋषि हुए, जो कि आपने अगर महाभारत देखी है तो उसमें आते हैं अक्सर, वो धृतराष्ट्र बुलाता है कि क्या होने वाला आगे, वो रिजल्ट भी पूछवाते हैं उसका कि क्या होगा रिजल्ट हमारे युद्ध का। तो वो थे जैमिनी ऋषि। तो ऋषि जैमिनी की भी एक जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, वो डिफरेंट है, वो हम नहीं पढ़ते। तो वो जैमिनी, कुछ लोग हैं जैमिनी ऋषि, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो जैमिनी है। तो ये तो दो तीन ऋषि मुनियों की जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी थी वो हम पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये उस टाइम से बनी हुई, उसी का इंटरप्रिटेशन है। अब जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने देखकर कृष्णमूर्ति पद्धति सुना हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सुना हो, या कोई और दूसरी कोई टर्मिनोलॉजी सुनी हो, इसकी वैदिक के लोग वैदिक वर्ड यूज करते हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आसानी से समझ में आती है। और मजे की बात ये, वैदिक शब्द जो है, ये शब्द का इन्वेंशन, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी शब्द का इन्वेंशन, ये भी अर्ली 90s में हुआ। 30 साल पुराने, 30 से 40 साल पुराने, इससे ऊपर नहीं है। उससे पहले कोई, सबसे पहले सिर्फ ज्योतिषी जानते थे, कोई वैदिक नहीं जानता था। वो जब इंडिया में, वही मैंने स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुला 91 में, जब लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से वैदिक टर्म, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन एंशिएंट नॉलेज, इसकी बहुत ज्यादा वेस्ट में डिमांड हो गई। और वेस्ट को समझाने के लिए और इजी समझाने के लिए, किसी चीज को सेलेबल बनाने के लिए एंटीक लिख देते ना। किसी मंदिर में आप देखोगे आज पता नहीं कितने सारे स्वयंभू मंदिर बन जाते हैं,
और कितने सारे प्राचीन, अभी 10 साल पहले मंदिर खुला होगा, उसमें पीछे लिख जाएगा, आगे लिख जाएगा प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन वर्ड ऐड कर देते कि जस्ट टू मेक इट मोर ऑथेंटिक, उसकी ज्यादा वो बढ़ जाए, वो ऐसी वैदिक शब्द अटैच कर दिया उसमें। अब एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब है वो सिंपल है, एस्ट्रो प्लस लॉजिक, लेकिन ज्योतिष का मतलब सितारों का लॉजिक नहीं है। ज्योतिष इज ईश्वरी ज्योति या डिवाइन लाइट, ज्योति प्लस ईश, मतलब आपको गाइडेंस की, लाइट ऑफ गाइडेंस। ज्योतिष इज योर गाइडिंग लाइट, गाइडिंग कैसे आपको गाइड करेगी, आपको क्या क्या करना है लाइफ में, वो ज्योतिष है। कोई इसका लेना नहीं, उसका मतलब कोई स्टार्स का लॉजिक वो है, वाया स्टार्स है, बट मेन मकसद ये नहीं है कि लॉजिक बिहाइंड हम स्टार्स का वो समझ नहीं, मेन मकसद है आपको गाइड करना, आपकी गाइडेंस के लिए जो लाइट है। वाया मैकेनिज्म जो यूज किया वो यूज किया कि स्टार्स को, स्टार्स के पूरी नॉलेज को यूज करके ये ज्योतिष पर है। तो ये डिफरेंस है, सिर्फ वर्ड्स में डिफरेंस नहीं है, एसेंस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग इंडिया में चाहे जितने भी दर्शन लोग जो भी नॉलेज हो, हम लोग ये मानते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी वो होती है, आत्मा नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं है। तो आत्मा, हम लोग रीबर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ में मानते हैं कि हम लोग जो इस जीवन में हमारे कर्म है, हमारे कर्मों का टोटल एक हिसाब किताब जो है, खांचा जो है, वो एक माइक्रो चिप में है, वो चिप कहीं पे है, और उसका उस कर्मों के टोटल, जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं, संचित कर्म के अंदर से जो हम इस जन्म में हम जो भी भुगत रहे, जो भी करेंगे, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं अपना, तो वो एक पार्ट ऑफ योर संचित कर्म विल कम इनटू एक्शन इन दिस लाइफ, विच विल बी प्रारब्ध, वो हमें भोगना ही भोगना है, तो वो हम इस जन्म में भोगेंगे। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है। और हम इससे मोक्ष क्या होता है, मोक्ष होता है जब ये कर्मों का जो बैलेंस शीट है, इसको आप लेवल पे ले आते हैं, ना डेबिट सेक्शन में कुछ रहता है, ना आपके क्रेडिट सेक्शन में कुछ रहता है, उसको बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, बैलेंस करने का एक ही तरीका है, पुराने का तो जो है वो चलेगा चलेगा, नए ना बनाए, नया कोई क्रेडिट डेबिट ना करें तो ही वो बैलेंस होगा। वो कैसे होता है वो भी बड़ा लॉन्ग हिस्ट्री, आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ दैट, बट दैट इज व्हाट कर्म इज। तो हम लोग बिलीव करते हैं सोल के रीइंकार्नेशन, और सोल आगे अगले उसमें हर जन्म लेगा, अलग अलग जन्म लेगा, और आपको वो होगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न शब्द है, ये कुछ नहीं, ये सोल में तो बिलीव करते हैं, बट ये बोलते हैं सोल मर गई, शरीर मरा, सोल भी खत्म, सोल चली गई, अब जन्नत या जहन्नुम जो मिलेगा उसको वो मिलेगा, हेवन और हेल उसको वहीं मिलेगा, सोल को उसी टाइम मिल गया। दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव, हमारे अपने तर्क है। और दूसरी चीज, हम लोग जो है हमारे उसमें थोड़ा फिलोसफिकल एंगल भी है इसके अंदर, साइंटिफिक एंगल के साथ से, और इसलिए हम रीजन भी बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों होता है आपके साथ जो भी होता है। व्हाट एंड व्हेन होगा वो तो हम बताएंगे, कब होगा क्या होगा ये भी हम बताएंगे, बट क्यों होगा ये, इसके बारे में भी हम रिसर्च करते हैं, फिलोसफिकल आंसर हम इसका भी देने की कोशिश करते हैं। और उसमें एस्ट्रोलॉजी में इट इज ओनली व्हाट एंड व्हेन, ट्रांजिट बेस्ड है, और हमारी दशा सिस्टम बेस्ड है, हम विंशोत्तरी दशा फॉलो करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होंगी। वो सन बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी जो है, कंप्लीटली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली सन बेस्ड, हमारी 100% मून बेस्ड है। दोनों डिफरेंट है, दोनों चीजें उसमें डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट है, अपने एसेंस में भी, वर्ड्स में भी डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है, और पूरा एसेंस में भी डिफरेंस है। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं, हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, हम ज्योतिष ही पढ़ेंगे। और अब हम आते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का, आई नो थोड़ा सा हो सकता है ये आपको, आपने सोचा कि हम तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आते हैं तो हिस्ट्री के ऊपर ज्ञान मिला, बट एनी क्वेश्चन ऑन दिस, और एनी क्वेश्चन, एनी योर व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू, एनीथिंग, कुछ समझ नहीं आया हो, समझ ज्यादा आ गया हो, कुछ भी, एनीथिंग। नहीं, ज्योतिष में आपने ब्रेकअप किया है ज्योति प्लस ईश्वरीय शक्ति, शक्ति नहीं, ईश्वर ज्योति प्लस ईश, हाँ, ईश्वरी ज्योति, ईश्वरी ज्योति, ये कैसे समझा जाए इसको? इसको मतलब ईश्वरी ज्योति क्या है, ईश्वरी लाइट, डिवाइन लाइट है जो आपको गाइड करने के लिए। तो अगर आपके जैसे, अगर आपको मालूम है कि अगर मैंने जैसे आपको जीपीएस का एग्जांपल दिया कि जीपीएस आपका मॉडर्न डे में जीपीएस है, आपको बताता है कि कहाँ पे कौन सा रास्ता लो आप तो जल्दी पहुंचोगे,
वही ज्योतिष का भी काम है। ये बताएगा कि अभी कितना आपको सब्र से काम लेना है, कितना आपको कैसे कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे से जी पाए। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कह लो, आप उसको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कह सकते हो, टाइमिंग या ऑफ आप उसको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी कह सकते हो। आप उसको आने वाले समय में आपको कष्ट होगा या अच्छा लगेगा, आप दोनों चीजें आप बात कर सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए आप ये पता लग जाए आपको कि अगले 6 महीने बाद या साल भर में मेरी दशा चेंज होगी और मेरी दशा बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और मेरे बिजनेस में तरक्की होने वाली है, तो अब आप 6 महीने या साल भर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप या तो कुछ ना करें कि 6 महीने बाद तो ठीक हो ही जाएगा, या आप कहें कि 6 महीने बाद होगी लेकिन जब तक जितनी मेरी तैयारी होगी उसी हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मैं और ज्यादा तैयारी करूं और ज्यादा मेहनत करूं, बिजनेस को और ज्यादा फैलाऊं ताकि जितना मेरे को रिजल्ट मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये अप्रोच आपकी अप्रोच है, ये अप्रोच आप अपने डिसाइड करोगे, बट ये बता देगी कि आपको कितना आपका टाइम कैसा आएगा, कितना। ये फिर कर्म थ्योरी को तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना? नहीं, आप कर्म थ्योरी जो है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। 100% कर्म थ्योरी पे पूरी कर्म के ऊपर ही थ्योरी पे है। उससे ये इस पे जाने के लिए हमें पहले अपनी थ्योरी ऑफ कर्मा समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वो भी हम करेंगे, वो इसमें नहीं, एडवांस वाले में मैं आपको 2 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उसी की हम करते हैं कि कौन से हाउस से आप अपने कौन से पास्ट की लाइफ के कर्म देखते हो, कौन से हाउस से आप ये देखते हो कि पिछला पास्ट लाइफ आपकी किन कर्मों में बीती और आने वाली लाइफ किन कर्मों में जाने वाली, वो सारी चीजें और उससे क्या रिलेशन करेंट उसका। थैंक यू। तो वो एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम सभी ने पढ़ा हुआ है, एवरीबडी हैज लर्नड दिस सोलर सिस्टम। 2 तरीके के सोलर सिस्टम है, जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक मतलब जहाँ पे सन जो है मिडल ऑफ यूनिवर्स है, एक्चुअल तो यही है, लेकिन हम ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम जियोसेंट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम अर्थ को सेंटर लेते हैं, बिकॉज हम लोग अर्थ में ही पैदा हुए, हम अर्थ में पैदा हुए, तो जहाँ हम पैदा हुए वहीं से हम देख रहे हैं आसमान को, हमारे यूनिवर्स को, कि कहाँ प्लानिटरी पोजिशन क्या है। देयरफॉर वी विल टेक अर्थ एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड वी विल सी कि एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, विच इज जियोसेंट्रिक। जो प्लैनेट्स अर्थ और सन के बीच में आएंगे, जैसे ये अगर इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये मून है छोटा वाला अर्थ के सामने ऑर्बिट में इधर, फिर उसके बाद मरकरी और वीनस आ गए। मरकरी और वीनस जो है सन से पहले आते हैं, तो इसको इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और जुपिटर, सैटर्न और मार्स, तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये तीनों बाहर आते हैं, सन के उस तरफ आते हैं, अर्थ और सन के बीच में नहीं आते, अर्थ और सन के ऑर्बिट के पीछे से आते हैं, बाद में आते हैं। तो इनको हम लोग एक्सटीरियर प्लैनेट या सुपीरियर प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट, इस तरीके से हम लोग इनको संबोधित करते हैं। और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम लोग यूज नहीं करते हैं किसी भी अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर, या मतलब बहुत रेयर करते हैं, बट हम जनरली उनको नहीं स्टडी करते, उनके एस्पेक्ट्स और कन्वेंशन और वो सारी चीजें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की नहीं करते। सो वी ओनली टेक 9 प्लैनेट्स इनटू कंसिडरेशन, जिसमें कि 3 चीजें प्लैनेट नहीं है। Moon is not a planet. Moon is a satellite of Earth. Rahu, Ketu are no planets, no satellite, no heavenly bodies. They are only just a orbit. Orbit के अंदर 2 चीजें। तो हम कौन से 7 प्लैनेट 9 प्लैनेट करते हैं, वो ये करते हैं। अब आप लोगों के पास एक काम है, अब आप लोग अपने अपने कॉपीज में ये जो लिखे हुए प्लैनेट इसी ऑर्डर में लिख लें, इसी ऑर्डर में लिखना, कोई और ऑर्डर नहीं फॉलो करना, और इसी ऑर्डर में आपको इसका रट्टा लगाना, मतलब आपको ये पूरे 100% जो है ना ये याद होने चाहिए और इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, मरकरी, राहु, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, और आपको यही याद करना है। आपसे कोई पूछे प्लैनेट के नाम बताओ तो आपने बोला केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम सूत्र पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी नॉलेज बहुत छोटे में गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सारे शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे, सारी चीजें हमें जल्दी हमें सीखे, हम एक काम रिपीट ना करें,
इंटेलिजेंट तरीके से याद करें, इसलिए हम लोग इस तरीके से सीखें। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, इस ऑर्डर में लिख लें, ये कर लो। अब ये जो चीज डायग्राम आप देख रहे हैं राहु केतु का डायग्राम है, ये जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट उनको मैंने न्यूमरोलॉजी में भी समझाया कि क्या राहु केतु क्या है। एक्चुअली जब ये जैसे मून है, मून अर्थ के चक्कर काट रहा है, और ये अर्थ जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सन के चक्कर काट रही है। तो ये जो नॉर्थ, ये वाला जो नोड है, नॉर्थ नोड इसको बोलते हैं, ये साउथ नोड बोलते हैं। इस नॉर्थ नोड जो है ये राहु है, और साउथ नोड जो है ये केतु है। तो ये राहु केतु कुछ नहीं है, ये जो दोनों के जो इंटरसेक्शन के जो वो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हो आप इन्हें, नोडल पॉइंट बोल सकते हो आप इनको। हिंदी में बोलते हैं हम छाया ग्रह, क्योंकि ग्रह नहीं है, ग्रह की छाया ही। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, बट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इनका नोडल पॉइंट्स का इम्पैक्ट आता है, और राहु केतु हम लोग उसमें यूज करेंगे। हमारी लाइफ में वैसे 3 ही प्लैनेट है जो कि खराब है, ठीक है। 3 प्लैनेट जिनको हम बोलते हैं राहु केतु शनि। मैं वर्ड यूज करूंगा इसमें राकेश। तो राकेश वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों के नाम भी होंगे, बट राकेश का मतलब एक हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी है, राहु केतु शनि। तो जिसने भी राकेश नाम रखा हुआ तो उसके राहु केतु शनि को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ एक तरीके से। नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। थोड़ी सी हम आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी दिमाग में कि हम ये साइंस पढ़ते हैं कि ज़ोडिएक साइंस, जो भी आपका ज़ोडिएक साइंस है, ये ज़ोडिएक साइंस है क्या, कहाँ है, कभी कुछ किधर, मतलब कैसे। और ये आपने सुना होगा बहुत बार, सूर्य इस राशि में प्रवेश करने वाला। तो ये प्रवेश कैसे करता है सूर्य या सन या कोई भी। मकर राशि वालों के लिए 7.5 बहुत खराब है इस साल, ये मकर राशि वाले सावधान रहें। तो ये कैसे, ये राशियां कहाँ होती हैं, व्हाट इज राशि, ये कहाँ पर है, ये कैसे, कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा कभी इस बारे में, क्या कहाँ पर है? मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उसमें, ये कहाँ पर है कहाँ एक्चुअली राशियां। सर जो सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्रीज आता है, तो वो एक एक राशि बन जाता है। बिल्कुल 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 सही आपने बताया, सर्कल होता है 360 डिग्रीज का। उस सर्कल को मैं थोड़ा सा फ्लैट तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका अर्थ, सन और मून हो गया, और सन हो गया यहाँ पे आप, मार्स, ये मरकरी, वीनस, मार्स, हमारा यूनिवर्स जो भी है ना, इस तरीके से मैं बनाया, इसको सर्कल में बना सकते हैं हम लोग, सर्कल में भी समझ सकते हैं। पदार्थ है, हमने जियोसेंट्रिक तरीके से देखा, हम लोग यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है, हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये बैंड है, एक बैंड समझ लीजिए, एक बैंड तरीके समझिए, पूरे यूनिवर्स में एक बैंड है, जो कि हमारा बैंड ये 8 डिग्री का, 8 डिग्री नीचे 8 डिग्री ऊपर, 16 डिग्री का एक बैंड है, जिसमें सारे प्लैनेट्स अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर।
और ये इस तरीके से अर्थ इधर, सन इधर, मरकरी वीनस बीच में, मार्स जुपिटर सैटर्न, और फिर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो आगे और चले जाएंगे। तो ये है मून यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इधर एक तरफ राहु आ गया और ये मून केतु आ गया, राहु केतु भी यहाँ पर ही आ गया। ये हमारा एक बैंड बना दिया अलग से। अब हमने ये हमारा कंप्लीट बैंड है, ये 360 डिग्री है, ये जो टोटल बैंड होता है हमारा ये, दिस इज 360 डिग्री। आई कुड हैव मेड दिस एज अ राउंड थिंग आल्सो, गोला बनाकर भी हम बात कर सकते हैं कि गोला ये सारे 360 डिग्री, बट समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर इस तरीके से हम समझते हैं इसके लिए। तो नाउ विल, इसको हमने डिवाइड किया, जैसे आयुष को बोला था कि इसको ये 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इमेजिनरी लाइन है, कोई फिक्स नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस है, 12 लाइंस, आप इसको 12 इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी राशियां, अब हम राशि बोल सकते हैं, हम ज़ोडिएक साइंस बोल सकते हैं, हम सिर्फ सन साइन बोल सकते हैं, हम मून साइन बोल सकते हैं, हम राशि बोल सकते हैं। अब सन साइन और मून साइन में क्या डिफरेंस है? सन साइन और मून साइन जब हम सायन और निरायण पढ़ेंगे तब उसमें सन साइन और मून साइन हम समझेंगे क्या फर्क होता है दोनों में और क्या मतलब है हम लोग सन साइन और मून साइन। हम लोग जो यूज करते हैं राशियां अपनी हिंदू ज्योतिष के हिसाब से, वो हम लोग मून साइन यूज करते हैं। मतलब मून जिस घर में है आपके हॉरोस्कोप में, उसमें जो साइन है वो चीज, अभी हम उस पर आएंगे थोड़ी देर में, उसका क्या मतलब है। पहले हम ये चीज कर ले और इसके अंदर हम एक चीज, हाँ आयुष आपने रेज़ हैंड तो बताइए क्या 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 है? सर ये जो राशि 12 है, ये 12 ही क्यों है, उसका भी कोई रीजन है क्या? 15 क्यों नहीं है तो 8 इसका क्यों? ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब ये प्लैनेट 9 साथ ही क्यों, हमें आपने देखे प्लैनेट सारे, हो सकता कोई और भी प्लैनेट हमें दिखाई ना दिया। सर वो तो उसके बाद यूरेनस नेपच्यून प्लूटो ये सब तो एडेड भी नहीं है, तो पुराना शास्त्र है, तो जितना जब था तब का जितना है उतना ही है। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी जिक्र है और ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, बट वो इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि दूर है। हमारी जो लाइफ में अगर आप देखेंगे तो दो प्लैनेट, जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे, हमारी लाइफ में 2 प्लैनेट्स की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो एक है सन, एक है मून। सन का है लाइट की वजह से, हमारी लाइफ में लाइट अगर नहीं हो, धूप नहीं हो, हम लोग ये लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सनलाइट। एक चीज तो वो होगी, तो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मून, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल मून का इतना है, इतना स्ट्रॉन्ग है, क्लोजेस्ट है, उसका ग्रेविटेशनल पुल है हमारी पूरी अर्थ, इसलिए उसका इम्पैक्ट अर्थ पे विजिबल है, दिखता है हमें। हर फुल मून पे हाई टाइड आती ही आती है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल मून की वजह से आती है। बहुत सारी चीजें मून से रिलेटेड है हमारे पूरी लाइफ के, and therefore it is very important, therefore the moon is very important। सर वैसे तो सैटर्न सबसे दूर है, लेकिन सबसे ज्यादा कबाड़ तो वही मचाते हैं। ऐसा किसी भी प्लैनेट को बोलने का, जो यही मैं फर्क बता रहा हूँ, जो मैंने पहला स्टेटमेंट यूज किया था कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में फेटल है, तो सैटर्न बहुत दूर है लेकिन कबाड़ मचाता, किसने कह दिया? सैटर्न लोगों की जिंदगी बदल देता, बहुत फायदा भी कराता है किसी को। इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ इट इज प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप। सैटर्न कभी पॉजिटिव होता है? 100% होता है। बहुत लोगों की जिंदगी पूरी चेंज कर देता है सैटर्न। आप ये कह सकते हैं अमिताभ बच्चन का जो अभी जो टाइम खराब हुआ था, उसको जो ठीक हुआ, वो शनि की दशा में ठीक हुआ। वो तो जब से एबीसीएल डूबी थी उसके बाद से जो बिल्कुल बैंक्रप्सी की बात से जब ऊपर उठा है, दैट वाज बिकॉज़ ऑफ सैटर्न। वो सैटर्न कितना अच्छा कर सकता है आपको, आप किसी को यकीन, मतलब ये आप इसका यकीन भी नहीं कर सकते। बट डिपेंड करता है सैटर्न, मतलब मैंने बताया ना, 3 प्रॉब्लमेटिक 3 है। 3 बच्चे हैं जो बदमाशी है, जो बैक बेंचर्स हैं हमारे उसमें, ठीक है ना। तो क्लास में बैक बेंचर जो नॉटी बॉयज जो होते हैं ना, वो है राहु केतु शनि। तो ये राहु केतु शनि थोड़ा सा नेचर जो है मिस्टीरियस है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये हम प्लैनेट्स की जब बात करेंगे तब करेंगे, अभी हम बाकी बात करते हैं। हाँ जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। Sir, I was asking that आपने sun sign and moon sign तो किया, what is ascendant sign? What is
ascendant. अच्छा अभी करेंगे, अभी करते ठीक है, डन. करेंगे, अभी करें, सारे करेंगे। असेंडेंट ठीक है, सब thank you, sir. पढ़ेंगे। हाँ वो तो Thank you. बेसिक चीज है सबसे। एरीज सबसे पहला साइन है, ये आपको रट्टा दूसरा मारना है। आपको सबको याद है सारे साइन, सारी राशियों के नाम याद है? Yes, sir. चलिए एरीज के बाद कौन सी आती है बताइए? Taurus, और उसके Gemini, बाद Gemini, फिर Cancer, Cancer, जिसको नहीं याद वो लिखे और इसको Leo, याद करें सेम ऑर्डर में। Leo, Leo, कैंसर के बाद आ गया लियो, फिर Virgo, वर्गो, Libra, Libra, Scorpio, स्कॉर्पियो और Sagittarius. किसी और को भी याद है? हाँ बताए सैजिटेरियस में कौन सी आती है? सर नेम्स याद है बट सीक्वेंस नहीं याद है। सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस नहीं याद करना। अब ये बताओ क्या याद करना? Capricorn, Capricorn, Aquarius and Pisces. Aquarius and Aquarius and Pisces. Aquarius and Pisces, वेरी गुड। सब ने लिंडा गुडन पढ़ी है बचपन में, इंटरेस्ट शौक होता है वैसे सबको पढ़ने में, ऐसे तो होगा। खैर एनीवेज ये आपने तो लिख लिया सबने। अब ये तो याद करने ही करने, इसके साथ नंबर याद करने, 1 2 3 4। मतलब मैं आपसे पूछूं 5 का मतलब 5 नंबर आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए, लियो। नंबर 6 वर्गो, नंबर 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस। नंबर में बात करेंगे हम लोग अब कल से, हम लोग वो नहीं बात करेंगे कौन सी राशि, हम नंबर्स में ही बात करेंगे। इसलिए सारे नंबर याद होने चाहिए हर एक के साथ। कौन सा नंबर की राशि कौन सी है वो पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो याद, वो पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्लैनेट्स के ऑर्डर आपने बोले याद करने, केतु वीनस सन मून मार्स, तो ये नंबर याद करने। हर एक राशि का क्या नंबर है वो हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में सिर्फ नंबर ही लिखे होते हैं। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको इनके साइंस भी पढ़ा दूंगा, और साइंस भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ड्रॉ करके ना, इसका क्या साइन है, कैसा है, राशि का साइन, प्लैनेट का साइन, हम साइंस भी पढ़ सकते हैं। सर साइन मतलब? साइन मतलब जैसे कैंसर जो है ऐसे होता है, इस तरीके से कैंसर का साइन है। ठीक है, एरीज का साइन है, ये एरीज हो गया, इस तरीके से। ये कहीं ना कहीं लिखे होंगे आप, ये आपको याद करने, ऑल्दो यूज नहीं होते कहीं पे, आप यूज नहीं करोगे, बट अगर आप किसी की कुंडली बना रहे हो, उसमें साइन ड्रॉ करके आपने कुंडली बनाई, तो सामने वाला कहेगा ओहो ये तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट और ज्यादा इंप्रेस करने का तरीका, प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने बताया ना, इसको हम दो पार्ट डिवाइड कर सकते पूरी नॉलेज को। इतना ज्ञान है ना, इतना ज्ञान है कि आप मतलब एक वाकई बहुत टाइम चाहिए। और इट इज द मोर यू गेट इनटू दिस, यू मतलब जैसे दलदल होता है ना, खींचता चला जाता है आपको, ऐसे ये भी नॉलेज का दलदल है। ये इतना ज्ञान तो कुछ भी मिल सकता है आपको, इट इज डिपेंड। सो इफ यू हैव टू डील विद द क्लाइंट, ठीक है, या आपको कुछ होगा बात करनी, तो ये आपको साइंस भी आते हैं, आपको हॉरोस्कोप में नंबर की जगह साइंस आपकी बना रहे, बहुत जबरदस्त एकदम, बिल्कुल वेरी नाइस। जो आप ही को समझ में आएगा किसी और को समझ में नहीं आएगा। सर पर आजकल तो कुंडली तो वैसे सॉफ्टवेयर पे दिख जाती है ना, मतलब हाँ, बनाना नहीं पड़ता है ना। बिल्कुल दिख जाती है। अरे डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट। ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई अगर आदमी विजिट कर रहा है कंसल्टेशन के लिए किसी चीज के लिए, तो आप उसके सामने बैठ के जब आप उसका चार्ट बनाओगे या कुछ और, जो चार्ट नहीं भी बनाना आपने हॉरोस्कोप में वैसे ही दिखाना, वैसे भी आप कर सकते हो। बट अगर इट इज जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज, नथिंग एल्स, किसी और चीज के लिए नहीं है। तो ये है, हाँ मैं इसको सिंपल रखूंगा, मैं फालतू कॉम्प्लेक्स चीजें मैं पहले ही बोला कि मैंने हटा दी। आई डोंट वांट यू टू लर्न एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेवेंट एट दैट मोमेंट। उसके बाद आपको जितना ज्ञान अर्जित करना करें, कोई नहीं रोकने वाला। बट जो बेसिक है जरूरी है, जिससे कि जो समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं इतने हैं। तो इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता कि 12 क्यों है, 14 क्यों नहीं है, 18 क्यों नहीं है, और ये 12 ही है। 12 ही हमें बताया गया, 360 को 12 डिग्री में डिवाइड किया गया हर एक साइन में। तो ये टोटल हमने पढ़ा 360 डिग्रीज हमारा जो पूरा था,
उस 360 डिग्री में 12 साइन में डिवाइड किया इसको, डिवाइडेड बाय 12, तो ये 30 डिग्री है। तो दिस इज 30 डिग्रीज। ये जो जोन है ये 30 डिग्रीज का, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये जो बैंड है इनका जो विड्थ है वो 30 डिग्रीज की हर राशि की। तो हर राशि 30 डिग्रीज का, हर राशि जो भी राशि आपकी है या जो राशि आप पढ़ेंगे, ये सबका एक डिग्री आएगा, हर एक का एक डिग्री भी आएगा। हाँ जी, क्या सर, हाँ ये डिग्री वाले का क्वेश्चन ये था कि कोई भी राशि में कोई भी 30 डिग्री नहीं होता है या 30 से कम ही होता है, क्या तो वो सर्कल कंप्लीट कैसे होता है? क्योंकि कोई 3 डिग्री है, कोई 5 डिग्री है, तो कौन सा 12 डिग्री राशि है और 30 डिग्री कंप्लीट तो सारे राशि का होता नहीं है, तो वो सर्कल कंप्लीट कैसे होता है किसी एक जन के हॉरोस्कोप में? मैं समझा नहीं, आपने 30 डिग्री कैसे कह दिया कंप्लीट नहीं होता? जैसे लिखा होता है ना, सैटर्न कौन से डिग्री पे, मतलब मान लीजिए 28 सर पे वो या प्लैनेट के पोजीशंस पे पूछ रही हैं। मैं ये आप बिल्कुल आप मिक्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल एकदम अच्छा, आपने वो अलग है आपने आगे, हाँ। आपने मिक्स किया, आपने दो चीजें मिक्स कर दी इसमें, जैसे मतलब आप दो चीजों का स्वाद जो है बिल्कुल बिगाड़ दिया। तो वो नहीं है, आपको जो डिग्री लिखा रहता है ना हॉरोस्कोप में, जो डिग्री लिखा हाँ। रहता है वो डिग्री प्लैनेट का लिखा रहता है, ठीक है, वो डिग्री प्लैनेट का लिखा रहता है। ये डिग्री साइंस की है। हमारी पूरी ज्योतिष में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष में हम कैसे क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एसेंडेंट बता देता हूँ कि एसेंडेंट क्या है, ठीक है, ताकि और अपनी कुंडली में आज आपको डाउनलोड करके क्या देखना है, इतना हम आज कर लेंगे ताकि आपको हॉरोस्कोप में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, हॉरोस्कोप से शुरू करेंगे क्या है, और साया, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी, साया नारायण और वो वाली चीज पढ़ेंगे। तो वो चीज हम देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है अभी हमने पढ़ी थी, बाकी बहुत सारा दूसरा ज्ञान दिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। ये मैं ये चार्ट अगर आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होती क्या चीज है। दिस कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स हमें मालूम है, प्लैनेट्स होते हैं। एक चीज होती है हाउसेस, फिर साइंस, साइंस मतलब राशियां, ठीक है, फिर एक चीज आती है नक्षत्र। ये ब्रॉडर हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, हाउसेस के बारे में कोई डिबेट नहीं है। 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है, हर हाउस का एक अपना एक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए आप उसका। हाउसेस क्या है? हाउसेस है एरिया। अब हमने क्या किया, हमने देखा आसमान में ये इतने सारे साइंस हमने डिवाइड कर दिए, अब हमें ये सारी चीजें फोटो खींच के उसमें लगानी है, एक मैप में प्लॉट करनी है, ठीक है, विच इज योर हॉरोस्कोप। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वहीं से एक हमने स्क्रीनशॉट ले लिया ऊपर आसमान में, वो स्क्रीनशॉट जो है, स्क्रीनशॉट का हमें प्रिंट आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन अ स्क्रिप्ट विच वी कैन अंडरस्टैंड, वैसी स्क्रिप्ट में बनाना है। तो वो जो स्क्रीनशॉट जो हमने बनाना है अपनी अपनी स्क्रिप्ट में, वो हमारा उसमें हमारे हाउसेस बनाने, हाउसेस क्या है, ऊपर नहीं है, ऊपर सिर्फ राशियां हैं, हाउसेस हमें नीचे बनाने अपने यहाँ पे ना प्लॉट करने के लिए। राशियों को कहाँ डालें, वो राशियां तो हमने खींच ली फोटो, 12 खींच ली राशियां, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साइन है क्या है, और 12 राशियां हमने कर ली। अब 12 राशियां जो है ये हमें कागज पे प्लॉट करनी, उनको जगह देनी है, घर बताना है कहाँ पे कौन सी राशि कहाँ पर है। वो राशियां जो कौन सी राशि कहाँ पर है वो हाउसेस में डाली, 1 to 12 हाउसेस, ये इनके घर बना दिए, राशियों के घर है, ठीक है, घर जो है वो राशि 12 हाउस 12 राशि। अब ये हमने इसलिए हमने उनको कागज पे प्लॉट किया, और ये हर हाउस जो है ना आपकी लाइफ का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी हमें इन एंड अराउंड दिख रही है, जितनी चीजें दिख रही है वो सारी चीजें हम हमारे ये हाउसेस बताते हैं। 1 to 12 सारी चीजें हाउसेस, सब चीजें हमने हाउसेस के अंदर डाल रखी है, तो वो सब चीज हाउसेस बताएंगे। 12 साइंस बताएंगे कि हमें वो हमने देखा तो हमने साइंस उस पर नंबर डाल दिए, जो मैं बोल रहा था आपको नंबर याद करने के लिए 1 to 12, वो नंबर्स आप देखेंगे डले हुए होंगे आपके हाउस, तो वो नंबर्स आपने डालने, वो याद करना है।
अब हर साइंस, अभी हम नक्षत्र पढ़ेंगे तो नक्षत्र भी हर साइंस का ही पार्ट है, ठीक है, फर्दर पार्ट। और ये प्लैनेट्स है। तो हमारी हॉरोस्कोप में हम जो हमारी लाइफ में हमें किस चीज से क्या कब मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमें हाउसेस का। मतलब आपकी लाइफ में किस एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम आएगी या किस एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा होगा, वो बताता है हाउस। किस हाउस का रिजल्ट मिलेगा, हाउस का। देगा कौन? देगा प्लैनेट। देगा कब? वो आएगा दशा। सो प्लैनेट will give result of houses in their dashas. ये है एस्ट्रोलॉजी, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अभी हम जब ये बेसिक समझ जाएंगे सारी कि हमारे हाउसेस का क्या मतलब है, हर हाउस का क्या मतलब है, या साइंस का क्या रिलेवेंस है, तो हमें आगे चीजें आसान हो जाएंगी, पता लग जाएगा। लेकिन आएगा रिजल्ट कब? दशा के टाइम पे। ये सबसे बेसिक ग्राउंड रूल है। लेकिन हम लोग 90% लोग जो है वो ये सब चीजें देखते भी नहीं। मतलब वो दशा नहीं, उसने नहीं देखेंगे, वो मेरा तो जुपिटर यहाँ बैठा है, मेरा तो सन यहाँ है, मेरा तो वीनस जो है स्वग्रही होकर स्वराशि में बैठा है, बड़ा ही बली है। बली है तो क्या हो गया, उसको क्या आचार थोड़ी डालना हमने उसको। उसका रिजल्ट तो तभी आएगा जब वो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दशा सिस्टम को भी और प्लैनेट्स को भी कि ये टीचर है। प्लैनेट जो है ना सारे टीचर्स हैं। अब ये स्कूल में है, स्कूल में अपने टीचर्स में पीरियड्स होते हैं, एक दिन में 8 पीरियड होते हैं, तो वही 8 पीरियड समझिए 8 हमारी दशाएं, वो दशाएं चल रही है, 9 दशाएं, 9 प्लैनेट्स से 9 प्लैनेट्स की दशाएं होती है। तो हर टीचर जिस भी सब्जेक्ट का टीचर है वो उसी टीचर अपनी दशा के टाइम पर आकर ही पढ़ाएगा। मतलब अपनी जब क्लास होगी तभी आके आपको पढ़ाएगा, किसी और की क्लास में तो आपको पढ़ाएगा नहीं। तो जब किसी और की क्लास में आपको पढ़ाएगा नहीं तो अपना रिजल्ट तभी देगा जब उसकी खुद की दशा होगी, अदरवाइज कुछ नहीं कर रहा आपके हॉरोस्कोप को। तो वो चीज समझिए, बस ये इतना ही है पूरी साइंस। इसके पीछे बाकी और क्या वो हम देखें। अब हमें ये साइंस कैसे प्लॉट होंगे हमारे उसमें, वो हम और समझ लेते हैं अभी तुरंत कि कैसे साइंस प्लॉट, ये हमने पढ़ लिया। और चलो अभी मैं आपको इसमें वो और पढ़ा देता हूँ, असेंडेंट। एक चीज आप समझ लो, जैसे आप अर्थ में हैं यहाँ पर, ये यू आर दिस, ठीक है ना, हम अर्थ में, ये अर्थ। और यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ कहीं पर भी और हमने ऊपर देखा, तो ये हमारे आसपास ना यूनिवर्स तो राउंड है, हमें 360 डिग्री मालूम नहीं, इट इज 360 डिग्री। वो जो हमने एक अभी फ्लैट स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था ना साइंस बनाने, वो साइंस यहाँ पर है। ऐसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लाइन मार रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे साइंस है, एरीज टॉरस ऐसे बने हुए हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो ये ईस्टर्न होराइजन में हम देखते हैं कौन सा साइन, कौन सा साइन जो है वो राइज कर रहा है, मतलब राइजिंग साइन ऑन द असेंडेंट। तो ये राइजिंग साइन, तो जो भी राइजिंग साइन असेंडेंट में होगा वो हमारा असेंडेंट साइन, वो हमारा लग्न है। मतलब हमने यहाँ बैठे हमने देखा बच्चा पैदा हो गया, 4 बजे बच्चा पैदा हुआ, तो 4 बजे हमने सामने देखा कौन सा साइन ऊपर जा रहा था ईस्टर्न होराइजन में, वो हमने डाल दिया। हमें ऐसा वर्चुअली देखना नहीं है, ना कोई टेलीस्कोप लगाना है, ये सिर्फ एक समझाने का वो है। वो टेबल अवेलेबल है आपको, उस पर नेट पे अवेलेबल है, पंचांग जिसे बोलते हैं। पंचांग में देखा किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा राशि अभी, और ये हर राशि जो है 2-2 घंटे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लेता है, और हर राशि आती है एक दिन के अंदर। तो मतलब एरीज अभी अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एरीज था, एरीज चेंज होके 6 से 8 में टॉरस आ जाएगा, फिर 8 से 10 में जेमिनी आ जाएगा, फिर 10 से 12 में
कैंसर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर वो अप्रोक्सीमेट, नॉट परफेक्ट एग्जैक्टली 2 आवर्स बट अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के आसपास हर एक साइन का टाइम होता है, और एक दिन में 12 के 12 असेंडेंट आते हैं, ये पूरा चक्कर लगाते हैं 12 असेंडेंट एक दिन में। तो कोई ना कोई साइन किसी ना किसी टाइम पे असेंडेंट आपको बनता है। तो जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे जो भी राइजिंग साइन था उस वाला साइन आपके हॉरोस्कोप में पहले हाउस में पड़ जाता है। तो वो दैट इज योर लग्न, दैट इज योर असेंडेंट जो हम लोग बात करते हैं। तो लग्न और असेंडेंट वो राइजिंग साइन है, फर्स्ट हाउस में होता है। अब मैं आपको हॉरोस्कोप का भी जल्दी से डायग्राम बना के बताया था, क्योंकि ज्योतिष पढ़ रहे हो आपने, अगर ये डायग्राम अपने हाथ से नहीं बनाया तो फील ही नहीं आएगा कि आपने ज्योतिष पढ़ी। ये डायग्राम आपको बनाना अपने हाथ से बहुत, ये तभी मजा आता है ज्योतिष। ये मैं हर किसी से पहली क्लास में ही बनाता हूँ, तो थोड़ा फील आ जाए कि लोगों को पता लगे हॉरोस्कोप में क्या चीज है। ये आप बना लीजिए, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप हम फॉलो करेंगे। तो ये नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप का एक सिस्टम है। ये आपको थोड़ा उतना अच्छा सा नहीं बना, बट ये दिस इज अ हॉरोस्कोप का एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बोला 12 राशि हमें प्लॉट करनी है उसमें। तो जब हमने देखा कि कौन सा बच्चा पैदा हुआ, सामने कौन सा असेंडेंट था, जो भी राशि थी वो हमने इसमें डाल दी। फर्स्ट हाउस, दिस इज योर फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकंड हाउस, दिस इज थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग इसमें। फिफ्थ, ये सब फिक्स्ड है, हाउसेस जो हैं ये फिक्स्ड है, इनका मतलब भी फिक्स्ड है, इनका जगह भी फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होती है। इसमें रोमन नंबर्स में लिख रहा हूँ, ध्यान रहे इसमें आपको, क्योंकि इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्यों रोमन नंबर में लिख रहा हूँ। आप लोग भी रोमन नंबर में ही लिखिएगा, और इसमें 1 2 3 वैसे नहीं, रोमन नंबर में डालिए। This is the horoscope. This is the first house, second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th and 12th. ये 12 हाउसेज, 12 आपके ऊपर। अब असेंडेंट कैसे देखते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है। मैं आपको पहले उससे समझाता हूँ थोड़ा सा। सर वो एक मैंने ड्रॉ नहीं किया। हाँ अभी मैं 1 मिनट में जरा, हाँ जी ड्रॉ करें आप, बढ़िया। आप ड्रॉ करें और ये रोमन नंबर्स में ही डालें सारे। ये हाउसेस के नंबर हैं। हाउसेस क्या है, मैंने हाउसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, हर हाउस का क्या मतलब है, क्या सिग्निफाई करता है हर हाउस, ये हम पूरा डिटेल में तो बात करेंगे। बट अभी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पहला हाउस कौन सा, दूसरा हाउस कौन सा, तीसरा कौन सा, और ये हाउसेस। हाँ जी, आपने बोला ये नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप का है मतलब, हाँ। तो क्या साउथ इंडियन थोड़ा अलग होता है या मतलब इसी तरह से होता है? साउथ इंडियन अलग होता है, ईस्ट इंडियन अलग होता है। हमारे इंडिया में भरी पड़ी है ये सब ज्योतिष, इतना समान है कि आपको मतलब बाकी उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, पढ़ते सब वही है। अच्छा, उनके में भी हाउसेस इतने ही होते हैं मतलब? हाउसेस 12 ही हैं। अच्छा ठीक है। ये जितने हाउसेस क्या है, हाउसेस है जो साइन है, और साइन आपने हवा में बना दिए, ठीक है, वो तो हमारे कोई है नहीं, दिखते है नहीं कहीं पे। भाई आप ऐसे ऊपर देखते हो, आपको पता लगता है कौन सा जोडियाक घूम रहा है? नहीं। हाँ। अभी पुराने जमाने में तो हमारे पता नहीं कितनी तेज उनकी आंखें थी कि उनको सब कुछ दिखता था। अब ये एक रियल नियम है जिसको हम बोलते हैं रित का नियम, या जो भी। उनको लगा कि यार सन जो है एग्जैक्टली इसी टाइम पे हर साल उगता है, ठीक है, और सेट भी इसी टाइम पे होता है, हर रोज ही होता है। तो नियम है ना, प्रकृति का नियम है कि इस टाइम पे होगा, ऐसे ही होगा। तो उसको फॉलो करने के लिए ज्योतिष की क्या नियम हम बना सकते हैं अपनी लाइफ, तो क्या कैसे हम उनको स्टडी करें और कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, और कैसे वो जो हो रही चेंजेस आसमान में वो हमारे लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रही है चीजें, वो सब समझने के लिए लोगों ने ज्योतिष पूरा साइंस एज ए साइंस बनाया, और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर ओन लाइफ बनाने की कोशिश करी उसके बेसिस पे। बट ये फिक्स ही है 12, क्योंकि 12 साइंस है इसलिए 12 हाउस है। ठीक है, ठीक है, और कोई इसका वो नहीं है। अब कोई मुझसे पूछे कि आप भाई 18 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है,
तो बृहद पराशासक एक तरीके। अब मैं आप मतलब इसके लिए एक वो वर्ड होता है ना कि इफ माय मदर हैड बॉल्स शी वुड हैव बीन माय फादर, तो वही वाली कहानी है। तो ये मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों? जो रूल है वो रूल है, रूल है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इसमें ठीक ज्यादा है। इंटेलेक्चुअल वो नहीं करना, 12 है 12 हो सकता है। ओके सर। ठीक है। ओके। हाँ जी जितेंद्र जी क्या पूछना चाह रहे हैं? Sir, why anti-clock only? Why not वाई clockwise? एंटी क्लॉक? हाँ ये भी भाई, ये भी फिक्स्ड है सर, Fixed है sir. ये भी फिक्स्ड है, ये हॉरोस्कोप का स्टाइल है। अभी हम Okay. जब हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा। Okay. उसमें सनसाइंस का जो स्लॉट है वो फिक्स्ड है, मतलब एरीज वहीं पे रहेगी, हाउसेस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो वो जब साउथ इंडियन का हम समझेंगे तब उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि साउथ इंडियन कैसा होता है। साउथ इंडियन में हाउसेस, जैसे अब मैंने इसमें बोला हाउसेस फिक्स्ड है, ये सारे हाउसेस फिक्स्ड है, Right. नहीं मूव करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अब ये हाउसेस तो है, हमने बना दी, कॉलोनी बना दी उसने सरकार ने, अब उसमें एड्रेस डालने हैं, कौन सा आदमी रहेगा कहाँ पे। ठीक है, वो एड्रेस है साइंस, जो राशियां हैं वो डलेंगी कैसे, वो डलेंगी हमारे, डिसाइड होगा कि पहला साइन कौन सा आएगा उसके हिसाब से। पहला साइन कैसे आएगा वो मैं आपको बताया, वो मैं दिखाया था। किसका पीछे से साउंड आ रहा है? पहला साइन कैसे आएगा वो मैं आपको चेक कराता हूँ बड़े आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये मैंने एक गूगल पे डाला लग्न टेबल। ठीक है, लग्न टेबल आप डालेंगे या असेंडेंट टेबल डालेंगे, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आज का पंचांग या आज का लग्न टेबल आपको दिखाएंगे। ये आज अब ये दिक पंचांग करके कोई साइट है, उसमें ये आज का पंचांग इसमें खुला हुआ, तो ये आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, इट इज अवेलेबल। कौन सा असेंडेंट, आप मान लीजिए जैसे ये आपने सारी राशियां देखी, ये मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या। अच्छा, हमें हिंदी के भी नाम याद करने सारे राशियों, तो हिंदी के नाम मालूम है सबको? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। नहीं सबको नहीं मालूम। अच्छा। हाँ सर मालूम है। मालूम है, चलो। अगर नहीं मालूम, जिसको नहीं हिंदी मालूम, वाला नहीं पता है सर। हिंदी वाला भी पता करिए, क्योंकि क्या होगा अगर आपको कोई हिंदू ज्योतिष मिल गया, वो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे हिंदी के वर्ड यूज करेगा, आपको वो ये तो समझ में नहीं आया, मेरे बाउंसर चला गया, अभी क्या करूँ भाई? ये यू नीड टू नो, यू यूज इट और नॉट यूज इट इज योर चॉइस, बट आपको पता होना चाहिए हिंदी के नाम भी, सारी राशियों के हिंदी के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको तो यही पता लगेगा हो कर्क राशि में कौन सा वो गोचर कर रहा है। अभी आप टीवी देखोगे तो आपको सोलर इक्लिप्स होगा तो किस राशि पे कौन सा प्रभाव, किस सोलर इक्लिप्स का किस राशि पे कितना प्रभाव पड़ा, ये भी आपको बताया जाएगा। सर ये डेली वाला टेबल क्या काम आता है? ये डेली वाला टेबल यही तो बताएगा कि पहले हाउस में कौन सा साइन आएगा। वो तो हम लोग के बर्थ चार्ट में रहता है। तो ये डेली का आज है। जो बच्चा हुआ, आज बच्चा पैदा हुआ, मान लो अच्छा। आज सुबह 11 बजे बच्चा पैदा हुआ, सुबह 11 बजे, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आज का लग्न टेबल, क्या कन्या होती है। और लग्न कौन सा है, कन्या लग्न है, कि 10:30 से 12:41 तक ये कन्या राशि असेंडेंट है। पहला साइन जो दिख रहा है वो कन्या राशि का दिख रहा है, तो हमने कन्या राशि कौन सी, क्या नंबर है कन्या राशि का? 6 वर्गो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो 6 नंबर हमने यहाँ पहले हाउस में जो भी असेंडेंट है हमने 6 नंबर उठा दिए इसमें। तो ये समझ में आएगा, 6 नंबर अपने असेंडेंट हो गया, जिसको भी होता है। अब असेंडेंट लिखा होगा कुंडली में, यहाँ पर लग्न लिखा होगा, एलए लिखा होगा, या सिर्फ कुछ नहीं लिखा होगा और 6 लिखा होगा, ये लिखा देता है जो भी नंबर। तो ये वर्गो राशि का असेंडेंट है, वर्गो असेंडेंट की कुंडली बनती है। 6 नंबर इधर आया, हम तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 7 नंबर इधर आएगा ऑटोमेटिक, 8 इधर आएगा, 9 इधर, 10 इधर, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग हमने राशियां इसमें उठा के डाली। असेंडेंट क्या है, असेंडेंट आपको पता क्या, राशि डाली, राशि डाल के अपनी बाकी चीजें इसमें डाल दी। क्लियर, वेरी सिंपल।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको असेंडेंट देखना भी सर आपने, ये रिपीट कर दो। आपने असेंडेंट देखा था, आपने वर्गो कैसे लिया हमने? हाँ जी सर देखा था। हाँ, तो आज मतलब देखो इंडिया के अंदर जो भी, इंडिया में जब भी हम लेंगे, इंडिया में चलते हैं IST के हिसाब से। ये हम नेक्स्ट क्लास में टाइम को भी पढ़ेंगे पूरा। तो IST लेते हैं, तो IST मतलब इंडिया में कहीं पर भी होगा, जन्म होगा किसी का भी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा डिग्रीज का और उन सब चीज़ों का, तो वो हम सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करता है। बट हम मोटा मोटी अगर हम आज का देखेंगे तो वो उस टाइम से लेके उस टाइम तक वर्गो ही ये असेंडेंट है, ये असेंडेंट होगा। आप अगर इसमें ये इलाहाबाद के हिसाब से था जो अभी टेबल हमने देखा, अगर आप प्लेसेस डालते हैं दूसरी दूसरी तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है आपको, या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा उसकी, उसकी कैलकुलेशन में हमें नहीं पढ़ना। कैलकुलेशन तब पढ़ते थे जब लॉग टेबल यूज किया करते थे, लॉग वाले कैलकुलेटर यूज होते थे एग्जैक्टली लग्न कौन सा है वो कैलकुलेट करने के लिए। आज की डेट में अगर आपको बोल दिया जाए वो यूज करना तो आप ज्योतिष पढ़ेगा नहीं, रहने दो इतना बवाल, मैथ्स तो मेरा वैसे ही कमजोर है। और आप देखेंगे ज्योतिष प्रोफेशन में बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स या मैथ्स कर रखा है, वो लोग बहुत सारे लोग ज्योतिष में इंटर हुए, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि उसमें गणित का पार्ट था। जब तक गणित का पार्ट बहुत ज्यादा था, तो गणित मतलब कैलकुलेशंस, तो ये सारी कैलकुलेशंस है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना मुझे पंचांग देखना पड़ता आज का, और उसके अंदर देखना पड़ता अच्छा किस समय में कौन सी राशि कहाँ पर आ रही है, तब मैं इसमें उठा के डाल सकता हूँ। बट आज के डेट में मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं उस चीज में जो मेरे को ऑलरेडी अवेलेबल है। तो गणित पे बहुत और आप मजे की बात देखिए, हजारों सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हजारों सॉफ्टवेयर आपको एक टाइम पर एक ही कुंडली बनाकर देंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री चलो, लॉग टेबल आप कह रहे हो, लॉग टेबल से कि उससे आप निकाल के आप बनाते हो पूरी की पूरी कुंडली, तो वो पुराने जमाने में करी जाती थी। आज की डेट में और जो जिन्होंने बनानी शुरू की, मैथ्स में बड़े तेज थे, तो वो टीचर अगर आपको मिलेगा जिसको जो मैथ्स का साइंस का स्टूडेंट होगा और जिसकी मैथ्स बड़ी अच्छी होगी, तो वो आदमी आपको ये पूरी कुंडली मैनुअली बनाना सिखाएगा पहले, और फिर उसके बाद बोलेगा कि अच्छा इसमें ये होता है, आपको भी बड़ा वो आएगा। मैं चूंकि मैथ्स में कमजोर था शुरू से, मेरा कोई मैथ्स में इतना कोई रुझान है नहीं, तो मैं फलित की तरफ जाता हूँ, गणित की तरफ से आता हूँ, जो कि गणित किसी को जरूरत पड़ती नहीं करने की। तो गणित ना मैं आपको सिखा भी दूं अगर कि कैसे कुंडली बनाई जाएगी, आप जिंदगी में नहीं बनाओगे वाली कुंडली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपने एक बटन दबाया, आपके पास कुंडली बनकर आ गई फ्री में, कोई पैसे नहीं लग रहे। हजारों वेबसाइट्स और हजारों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ये फ्री में देते हैं, आपको फ्री में मिल जाएगी कुंडली बनाएगी। लॉजिक समझ में आना चाहिए, असेंडेंट क्या होता है, क्यों असेंडेंट हमने ऐसे डाला, क्यों इसको हमने ऐसे देखा, वो चीज समझ में आनी चाहिए, बस हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये 6 आ गया। 6 और हमने वो देखा वर्गो पहला असेंडेंट था, जब वो पैदा हुआ 11 बजे बच्चा पैदा हुआ आज के दिन, तो उसमें वर्गो था राइजिंग साइन, तो राइजिंग साइन वर्ग में 6 नंबर लिखा था, 6 के बाद 7 इधर 8 इधर, तो ये राशियां डाली है मैंने। हाँ अभी क्या है, सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है ना, सबसे बड़ा कोई भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट को, सर हमेशा फर्स्ट में डालेंगे जो भी हाँ राइटिंग जी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फिक्स है लग्न, वो आपका लग्न है। अब और एक उसी और को हम बड़ी, लग्न भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके तो लग्न अलग अलग होंगे ना, मतलब अगर डिपेंडिंग जो अपॉन। जो 11 बजे पैदा हुआ, 11:05 पैदा हुआ, उस टाइम पे 2 घंटे के टाइम पे जितने लोग पैदा हुए हाँ सबका लग्न एक ही हो, ओके लग्न ठीक एक ही है। हो। सर और वो 2 घंटे प्लैनेट्स भी सेम होंगे क्या? नहीं, नहीं। ये अब पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, अब धीरे धीरे लग्न नक्षत्र भी डिफरेंट होगा, हाँ तभी लग्न तो बोला सब अलग अलग अचीव करते हैं अलग में अलग। अचीव हो, फिर अलग आगे, फिर वो अगेन इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। ओके। अब मतलब ये फलित पे मुझे मालूम है, फलित पे अच्छा है कि हम लोग फलित पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे विच इज़ द वेरी गुड, वो कि क्यों क्यों अलग अलग और कैसे अलग अलग, वो भी है, मतलब वो, बट वो लग्न से, लग्न का कोई वो नहीं, पर दिस लग्न वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट अ टाइम जब बच्चे बड़े कम पैदा होते थे, जब 3 दिन में एक बच्चा पैदा हो रहा है, 5 दिन में एक बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा कब होता था सर? आज से होता होगा जब ज्योतिष बनी थी, ठीक है, ओके।
उतने सालों में तो इतनी कम बच्चे हुए, उससे पहले भी 1000 कितने, इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 1 या 2 करोड़ होगी ऐसे 300-400 साल पहले। आज 130 करोड़ है, पहले थोड़ी थी। तो जब बच्चे इतने पैदा होने शुरू हुए तब ये लग्न का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कम हुआ। एक लग्न में तो बहुत बच्चे पैदा हो गए ना। हाँ तो उसका हर एक की लाइफ को कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या, तब इसके फर्दर बाइफर्केशन शुरू और अंदर घुसना शुरू करें। तो हम वो और अंदर कैसे घुसेंगे, क्या करेंगे, तब हम अभी जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम ये तो समझते हैं क्या ये इनका क्या मतलब है। पहले हम राशियों का मतलब समझेंगे, हम हाउसेस का मतलब समझेंगे, हम प्लैनेट्स का मतलब समझेंगे, फिर हम आएंगे बाकी चीजों पे जो इसके अंदर वापस घुसना है, व्हिच इज कॉल्ड नक्षत्र। सर वो जो नक्षत्र नेम इनिशियल्स होता है वो इसी टाइम पे देखा जाता है क्या? नेम इनिशियल्स। हाँ, जैसे जो बच्चा 11 बजे पैदा हुआ वो पूछते हैं ना क्या नाम से नाम तो रखना जो है। कन्या राशि नहीं, वो कैसे होता है। अभी तो ये आपने असेंडेंट देख लिया, ठीक है। हाँ नेम जो पूछा जाता है यहाँ पे, क्यों पूछा जाता है भाई, तो समझ से बिल्कुल यूजलेस कॉन्सेप्ट, न्यूमरोलॉजी के लिए। यूजलेस कॉन्सेप्ट। अरे जो अच्छा लगता है वो रखो, न्यूमरोलॉजी में नाम मिला लो, 8 नंबर 4 नंबर डिस्ट्रिक्ट तो नाम मिला लो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो अलग है। न्यूमरोलॉजी का कहानी, अब मैंने बोला ना मिक्स मत करो इसमें इन्फॉर्मेशन। और आप लोग जिनका न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म हो चुका है वो तो बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी की बात नहीं, क्योंकि आप लोग जो बात करेंगे वो बाकी लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ सर वो ठीक है, बात तो है। हाँ। तो इसलिए प्लीज अब क्लास में जो है एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। इसके अंदर राशियों का जो नाम है, अब आप लोगों ने 2-3 चीजें देखनी है। अपनी कुंडली उठा के देखनी है, सबने कुंडली बनानी है। कुंडली जब होगी सबके पास, नहीं होगी तो डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाएगी। अब और ये चेक करना सबका असेंडेंट क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज चेक करनी है मून का, मून कहाँ कौन से MO लिखा होगा उसको, हाँ सर। या MON लिखा होगा, तो मून कौन से हाउस में है, हाउस से ज्यादा कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा, 7 नंबर कौन सा लिखा हुआ, मतलब ये हाउस तो इतने सारे हैं, नंबर कौन सा लिखा हुआ उसको। 5th हाउस है, 7 नंबर है। आपने देख लिया, बाकी वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जिस राशि में नंबर है, मतलब जिस साइन में जिस ये जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि है, वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी उसके नाम से मतलब मून साइन है, वो आपका मून साइन है। मतलब मून जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, हाउस छोड़ दो, जिस भी साइन में प्लेस्ड है। जब मैं बोलूंगा हाउस में प्लेस्ड है आपको ये रोमन नंबर्स पढ़ने, जब मैं बोलूंगा साइन में प्लेस्ड है तो आपको ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए हैं ये पढ़ना। ये डिफरेंस है मेरी, इसीलिए मैंने अलग अलग डाला कि हाउसेस नहीं करें, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। हाउस असेंडेंट आपको मिल गया, जहां पर भी मून प्लेस्ड होगा, जिस घर में मून होगा उस घर में कौन सा साइन है वो आपकी राशि, और वो आपकी मून साइन कह लो या मून राशि कर लो। और इसको कंफ्यूज मत करें, ये मत करें कि सन जहां पर होगा तो वो मेरा सन साइन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सन साइन डेट से होता है, 21 टू 22 23 टू 22 इस तरह हाँ जो नंबर वो है वो, पेपर में आता है। हाँ न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है ना जो सन साइन का, तो वो होता है, वो साइन बेस्ड, वो अलग है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्या उसका क्यों मतलब है, क्या चीजें और है, तो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट ये बेसिक चीज आप समझ लो। तो सब लोग अपनी अपनी राशियां क्या है वो देखेंगे आज के होमवर्क में। क्या प्लैनेट का ऑर्डर जो लिखना है वो आपने याद करना है। दूसरी चीज क्या याद करनी है, नंबर्स में पूछूंगा 8 नंबर कौन सा साइन है वो आपको पता होना चाहिए, 6 नंबर कौन सा साइन है वो आपको याद होना चाहिए, 5 नंबर कौन सा साइन है वो याद होना चाहिए। सारे साइंस के नंबर के हिसाब से नाम याद होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर कौन सी राशि, 11 नंबर कौन सी राशि, ये मैं पूछूंगा अगली क्लास में स्टार्ट करना है। तो नंबर याद होना चाहिए, प्लैनेट का ऑर्डर याद होना चाहिए, और याद करने वाली चीज है वो रटने वाली चीज है। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे आपका असेंडेंट क्या है और आपकी राशि कौन सी, असेंडेंट कौन सा है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट इस पूरी चीज, एनी डाउट सो फार, किसी भी तरीके का, प्लीज आस्क क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है मेरा क्वेश्चन स्टूपिड होगा तो सो बी इट, अब प्लीज क्वेश्चन पूछे। नहीं सर, नो क्वेश्चंस।
सर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें वी हैव टू लुक फॉर द मून इन द इट इज प्लेस्ड इन विच हाउस, तो वो पोर्शन एक बार आप रिपीट कर दीजिए ना। मून आपने कुंडली में अपना देखना है, जहां पर भी प्लेस है मून, कहां पर प्लेस है, उस खाने में कौन सा नंबर लिखा, उस पोर्शन में कौन सा नंबर, क्योंकि ये रोमन नंबर नहीं लिखे होंगे आपकी कुंडली में, रोमन नंबर नहीं मिलेंगे आपको, यही नंबर मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब जगह लिखे हुए। आप समझ रहे हैं? यस सर। न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल्स ही आपने पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको कुंडली कोई खुली नहीं, कुंडली आपको दिखाता सर। और एक होता है कि एक लग्न, एक चंद्र और एक सूर्य, ऐसे 3 होता है? कोई 3-4 नहीं होते। लग्न कुंडली, जो लग्न नेटल चार्ट जिसको बोलते हैं, या लग्न कुंडली बोलते हैं, वो यही है। लग्न चार्ट, पहला चार्ट जो है बर्थ चार्ट जिसको बोला वो लग्न चार्ट ही है, और यही बस जो नेटल कुंडली है। तो हम लोग की 3 राशि हो गई ना, एक सन साइन, एक मून साइन और एक लग्न साइन। राशि नहीं होता ये, अच्छा। असेंडेंट अलग है बाबा, असेंडेंट अलग है, राशि अलग। ओके सर तो मेरा असेंडेंट मकर है और राशि जो है वो 3rd हाउस है, मून जो है वो 3rd हाउस में है, विच मीन सॉरी 6th हाउस में, और 3 नंबर लिखा है उसपे। रोमन जेमिनी हो गई, मिथुन हो गई, बिल्कुल जेमिनी राशि हो गया। सिंपल। सर तो न्यूज़पेपर में कौन सा देखना है, लग्न वाला देखना है? न्यूज़पेपर में आपने देखना है कि सलमान खान की शादी कब क्यों होगी और कब होगी, ठीक है? ये हॉरोस्कोप पढ़ना वो जेनरिक होता है, इट्स नॉट एडवाइजेबल। आप अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे और ज्योतिष सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी आप सीख चुके हैं, तो फिर पढ़ाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। सर मेरा बहुत मैच होता है। देगा मैच होता है ना, आप 12 के 12 हर एक से मैच होगा, गारंटीड है। 12 पढ़ा करो ना। हाँ तो वो बकवास लिखी हुई है, बकवास नहीं पढ़नी। ठीक है सर। ठीक है, वो पढ़ के वो पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो जैसे कि आपने कोई दूसरी न्यूज़ पढ़ी कि किसने अमिताभ बच्चन ने कल क्या खाया, कैसे कर्म नहीं ली, ये सारी कहानी लिखी होगी उसने। अब अकेला एक ही मरीज है कोरोना का, तो उसको आपने पढ़ना है, उसके बाद और ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना, बस। कोई सनसाइन नहीं पढ़, सनसाइन मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, मनी। यार एक बात बताओ, 130 करोड़ लोग हैं। हाँ 130 करोड़, 12 राशि है, ठीक है? अब 12 राशि का अगर आप 130 करोड़ से डिवाइड करो तो मोटा मोटी लगभग 11 करोड़ के आसपास, 135 करोड़ 37 करोड़ 11 करोड़ के आसपास एक राशि पे आएगा। तो 11 करोड़ लोगों की क्या जिंदगी में एक जैसे सब कुछ होगा उस पूरी राशि के हिसाब से? सोचा कभी आपने इस बारे में? 11 करोड़ लोगों की लाइफ में उसमें जो लिखा रहता है वो जो लिखा रहता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने जैसे एनएलपी किसने किया था, एनएलपी कोच था ना, कौन था सर? मैं राशि। हाँ राशि, उसमें एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिल्टन लैंग्वेज, ठीक है? मिल्टन लैंग्वेज क्या होती है? एक तरीके की लैंग्वेज है जिसमें कि गोल मटोल तरीके से कहा जाता है और ऊपर से बोला है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं, जैसा हमारा स्टैंडर्ड वो तरीका होता है ना ज्योतिष। सर एक ये बहुत बोलते हैं कि आप मेहनत तो करते होगे इतनी, बट आपको उस अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना एप्ट है ना सबके लिए। हाँ, मेहनत आप करते हो, फल कोई और ले जाता है। बड़ी कष्ट है आपको। मेरे से मैं जब मेरे को बड़ा, मुझे बहुत वो एक पता है, किसी कहते हैं कीड़ा किसे पूछते हैं, वो था ज्योतिषों के ऊपर। तो मैंने एक वेबसाइट शुरू करी थी, mypujapath.com, ठीक है? वेबसाइट का भी मरी हुई सी मरा हुआ रखा हुआ, उसको मैंने कोमा स्टेट में रखा हुआ, बट काम वाम नहीं होता। उसमें बहुत काम किया हम लोगों ने, और उस काम में मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन वर्थ देयर मीट इन दिल्ली एनसीआर एरिया स्पेशली। और
वो मैं अगर मैं मेरे को शौक था अपनी कुंडली दिखाने का तो मैं हर किसी को दिखाता हूँ, दिखाओ मतलब किसी को, जैसे कोई दोस्तों अब बड़ा कष्ट है आपको इसलिए आप मतलब, मैंने भाई अगर कष्ट नहीं होगा तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाऊँ, मतलब कुछ नई बात तो है नहीं। तो मुझे पता था कि हर आदमी क्या कहेगा, कौन सा क्या आदि ज्योतिष मुझे वहां से आ गई, मुझे कीड़ा भी वैसी लगा कि सीखने का और करने का। सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर। बट आई एम सेइंग कि ये तो स्टैंडर्ड लाइंस है, बड़े परेशान है, आपकी परेशानी का मतलब कुछ तो परेशान, मतलब ये ना इतना मेहनत आप करते हैं और फल पे दूसरा आता है। रुकावटें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं, बहुत रुकावटें, काम बनते बनते रुक जाते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, बनते बनते काम मेरा रुक गया, पेमेंट आनी होगी आते आते रुक जाएगी, हाँ यार ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। और रिश्ते होने वाले होंगे, नहीं हो रहे होंगे, डील कहीं फंस जाती है, पता नहीं चलता, बिल्कुल फंस जाती है। अभी ये एकदम स्टैंडर्ड गोल मटोल वही मिल्टन लैंग्वेज वाली बात है। दिस एवरीबॉडी विल से दिस, यू हैव चॉइस, चॉइस है आपके पास, आप सुने उसे ना सुने आपकी मर्जी, और कितना सुने वो भी आपकी मर्जी। सो दिस इज, तो ये आपको नहीं सुनना, वही आपकी राशि अग्नि जो उसमें लिखा हुआ है अपने न्यूज़पेपर में जो लिख के आता है वो भी वही आता है। वही 11-12 करोड़ इंडिया में वर्ल्ड ओवर मिला तो 60-65 करोड़ लोग आते हैं एक राशि के अंदर, सबका क्या एक जैसा होगा। अभी आपने कुछ सिखाना के वी कैन टर्न ऑफ। वीकेंड सर आप हो गया टाइम, आज की क्लास में इतना ही है, और परसों मिलेंगे हम लोग, टुडे ट्यूसडे, हाँ थर्सडे को 6:30। तब तक ये 2-3 चीजें आप याद कर लीजिएगा, कौन सा नंबर है, नंबर वाली चीज, और प्लैनेट का ऑर्डर, और अपनी अपनी राशियां और असेंडेंट जो है वो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और बेटर होगा। तो अच्छा, स्पीड अच्छी है, सब लोग सीखने की स्पीड अच्छी, गुड। सो वी विल बी प्रॉब्ली, थैंक यू। तो हम लोग जल्दी ही इसमें हम लोग मतलब और मतलब 5वीं 6th 7th क्लास के बाद प्रॉब्ली 6th वी विल बी रीडिंग द चार्ट्स, विल स्टार्ट रीडिंग द चार्ट। जितना आप लोग मेहनत की अपना प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना मैं आगे आपको और सिखाता चला जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है 4 बातें और एक्स्ट्रा सिखाऊं जो मैंने कोर्स कंटेंट में नहीं लिखी, which will be a plus to you guys कि आपने करा, बट वो डिपेंड करेगा आपको कितना समझ में आया आपको उस पर, और कितना आपने अपना प्रैक्टिस करी उस चीज, वो सारी चीजें हम लोग। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं, परसों मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू सर, थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर। Thank you so much, sir. Thank you so much.